रेलू कट्टे की नई और स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम, लेकिन आज हमारे साथ दो रेलू कट्टे सिर्फ नहीं हैं, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वैसे ही लाहौर कलंदर को अगर पीएसएल का दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसी तरह जैसे हम साकिब भाई को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए लाहौर की टीम को भी हम अपने शो में बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत ही अहम टीम है। इसीलिए हमने आज मधु किया अपने शो में लाहौर कलंदर्स के जो है सीओओ, उनके मैनेजर समीन राणा साहब। समीन भाई, बहुत शुक्रिया हमको ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच फराज। उसके साथ साथ हमारे रेगुलर रेलू कट्टे साकिब भाई और हसीब तो मौजूद ही हैं। समीन भाई, सबसे पहले मुझे पता है साकिब भाई के पास एक पूरा जो है वो एक पलंदरा है, हसीब के पास अपने सवाल हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल तो नहीं। मैं आपसे उस ऊपरी सतह के दो तीन सवाल शुरू में जरूर करना चाहूंगा, इससे पहले कि मुझे बारी ना मिले और आप बिजी आदमी शायद आप निकल जाएं। तो सुन भाई, अप्रोच की लाहौर की हम लोग जो अपने 2 साल से ये शो कर रहे हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि लाहौर अप्रोच चेंज कर रहा है। पिछले सीजन जो है हमने देखा कि लाहौर ने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज की। तो उसमें जो है तो हमने दूसरी टीम्स के मैनेजर्स जीएम्स वगैरह से बात की, उनकी एनालिसिस स्टैट्स और ये सब तो मौजूद है, लेकिन उसमें स्टैट्स का कितना अमल दखल था, कितना एक फील का था कि यार हम अभी तक ये करते आ रहे हैं, ये गलत लग रहा है, चलो बिल्कुल उल्टा करते हैं, ऐसा कुछ था या क्या अप्रोच थी आपकी? देखिए, पिछले साल हमने एक इंट्रोड्यूस किया था। मैं हूं कलंदर के नाम से, तो हम बड़ी देर से कैंपेन कर रहे थे। उसमें हमने ऐड किया था दिल से। जो दिल से वाला एलिमेंट था, वो रिफ्लेक्शन थी इस बात की कि हम लाहौरी हैं। लाहौरी होने की रिफ्लेक्शन दिल से है। और परसेप्शन हमारे बारे में ये है कि शायद हम स्टैट्स पे या डेटा पे बिलीव नहीं करते, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारे पास एक सीजन ऐसा था जिसमें हम श्रीकांत हमारे पास थे, वो एनालिस्ट थे। एक ऑस्ट्रेलिया से मोहसिन एनालिस्ट है, वो हमारे पास थे। एक हमारे लोकल एनालिस्ट, तो तीन तीन चार चार एनालिस्ट के साथ हम काम कर रहे थे। और हमने सारी वो रिसर्च वगैरह की थी। जो पिछला सीजन था उसमें हमारी कोशिश पहले भी होती थी और अभी भी थी कि हम रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग करें। और लेकिन उसमें जो फाइनल टचेज है, वो दिल से वाला एलिमेंट जो था वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जब आप ग्राउंड में होते हैं ना, देखिए, आप अपने मुल्क के लिए जब खेल रहे होते हैं ना, तो वो प्राइड है। वो मुझे अगर पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिले तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। पाकिस्तान इज माई कंट्री, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन जब आप किसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे होते हैं, और इस तरह ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी है कि आज आप लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं, कल आप कोयटा से खेल रहे होंगे, परसों आप इस्लामाबाद से खेल रहे हैं, तो लॉयल्टीज एज सच होती नहीं है। अब जब आपने टीम को एक जेल करना होता है, या आपने एक प्लेयर से या एक इंसान से 100% उससे आउटपुट लेनी होती है, तो उसमें बुनियादी उनसर ये होता है कि आप उसको किसी तरह कनेक्ट कर पाए, उनको मोटिवेट कर पाए। ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन तो होती है कि वो सारे ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। तो उसके लिए फिर हमने ये एक एलिमेंट ऐड किया था कि हम उनको इम्पोर्टेंस के लाहौर कलंदर में कलंदर होना और दिल से कलंदर होने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा एक एंगल था। बट आई थिंक क्रिकेट में ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने ये किया तो मैं इसलिए हो गया, ये किया तो बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आप दुनिया की बेस्ट टीम बनाते हैं और 20 ओवर में जाके तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाती है, और एक आम सी टीम जो है तो ये क्रिकेट का हुस्न भी है। बट coming back to your question, yes, there was a thought, there was a planning behind the whole learning जो 4 साल में हुई थी, और कुछ मिस्टेक्स थी जो हमने पर्पसली उस पर बात भी की, एनालिसिस भी किया, डिबेट भी की। और फैंस लाइक साकिब से जो मैं मशवरे देते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर भी और वैसे भी, उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली हमारा जो एक छठे सातवें आठवें नंबर के ऊपर एक बैटिंग का गैप था, ये साकिब बड़े वोकल थे इसके बारे में और हमेशा ये हाईलाइट करते रहे। तो हम अपने फैन से भी सीखते हैं, डाटा से भी सीखते हैं, बट करते वही हैं जो दिल से करते हैं। ये दैट इज अ ब्रिलियंट आंसर समीन भाई। बिल्कुल, मैं ये जो आपने बात की ना कि जो आपने दिल से लाहौर और ये पैशन वाली बात, ये बड़ी बहुत कहने को बहुत ही शायद इमोशनल और जज्बाती लगे, लेकिन ये इट क्रिएट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने बात सही की कि लॉयल्टी इज बेसिकली नॉट देयर। तो दूसरी अच्छी बात जो आपने बोली ना कि वो
कि स्टैट्स ड्रिवन सिर्फ नहीं एक चीज हो सकती, हाँ स्टैट्स का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट 10 चीजें और भी होती हैं। पर उससे पहले जस्ट एक चीज और मैं इसमें हाईलाइट करूंगा, जो आपने बात की इसमें जो मुझे बहुत ही दैट हिट्स होम, वो आप गलतियों से सीखने वाली चीज है। तो वो बहुत ही ऑब्वियस क्लीशेड चीज कहने को, लेकिन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आई थिंक यू कैन अप्लाई टू एनी एनी फील्ड। आपने जो क्रिकेट अपनी टीम से जो है पिछले सीजन में आपने देखा कि कहाँ कमियां थी, कहाँ गलतियां थी, सो उसी मोड़ पर दोबारा पहुंचकर वो गलती ना हो, तो यू आइडेंटिफाइड इट एंड हाउ द टीम परफॉर्म, तो सबके सामने ही है कहाँ से उठकर कहाँ पहुंची थी टीम। सो वेल डन समीन भाई। आई विल हैंड ओवर टू साकिब भाई फॉर नाउ, और उनका जो सवाल है, तो साकिब भाई यू आर फ्री टू गो। यार पहला तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है समीन भाई। आप उस दिन जियो सुपर पे एक शो में आप बोल रहे थे कि जब आप रिटेंशंस करते हैं तो उसमें से इमोशंस या साइड पे रख देते हैं जब आप टीम पिक करते हैं। तो मुझे बताएं कि रिटेंशंस करते वक्त इमोशंस तो आते होंगे, जाहिर बात है कि अगर फखर वाला डिसीजन हमें लेना पड़ जाता है या लिन वाला डिसीजन लिया हमने, और इससे पहले भी हम कुछ प्लेयर्स को निकालते रहे हैं, तो रिटेंशंस करना कितना मुश्किल होता है? आप अब साकिब मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, सच्ची बात, जो सबसे मुश्किल काम है ना इस सारे प्रोसेस का, वो है रिटेंशंस। उसकी वजह ये होती है कि आप सारे प्लेयर्स के साथ काम किया होता है, आपने परफॉर्मेंस होती है, फिर रूल्स की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है आपके ऊपर, और फिर प्लेयर की एक्सपेक्टेशंस भी होती है। अब जब आप किसी को साथ लेके चलते हैं, आप उसे कहते हैं कि यू आर द कलंदर फ्रॉम हार्ट, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको उनकी परफॉर्मेंसेस के बदले में या उनकी कमिटमेंट के बदले में उनको रिवॉर्ड करें और उनके साथ चलें। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम आ जाते हैं रूल्स। अब आई हैव मेनी स्लीपलेस नाइट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द रिटेंशन पार्ट ओनली। ड्राफ्ट करना आसान काम होता है, ड्राफ्ट इज नॉट अ मुश्किल थिंग, क्योंकि वहां पे आपने स्टैट एनालिसिस बैलेंस वगैरह देख के जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगी आपने कर लिया। रिटेंशन में आपको कुछ चीजें बड़ी लाजमी होती है। आपने जो, मैंने उस दिन भी बात की थी, इमोशनली अगर आप मेरे से पूछें तो क्रिस लिन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो, मैं कोई भी टीम जिसमें हो उसमें मैं क्रिस लिन को रखूं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप सबको नहीं रख सकते। जितने लड़कों ने हमारे लिए परफॉर्म किया इस सीजन, हम सबको ख्वाहिश तो यही थी कि रखें, लेकिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट था पाकिस्तानी प्लेयर, यानी लोकल प्लेयर्स। लोकल प्लेयर्स पे हम हमेशा से स्ट्रगल करते रहे फ्रॉम द सीजन 1। इसमें मुझे कोई आर नहीं है कि हमने गलतियां की पहले सीजन में। देखिए, हमने जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो तो बहुत अच्छे पिक किए, लेकिन जो लोकल नॉलेज नहीं था हमारे पास, वी वेंट विद द एडवाइसेस वी हैव, and that advices turn out to be not so good advices. बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि जो अच्छा जो सारा टैलेंट था वो टीमों ने होल्ड कर लिया। हमारी हर साल पहली पिक होती थी, और बहुत सारे लोगों को इतराज भी था कि वो पहली पिक दे दी। भाई, पहली पिक में मैं ले क्या रहा हूं ये तो देख लो। आप छोड़ोगे तो मैं लूंगा ना। तो उसका नतीजा देख लें कि जब तक पहली पिक रही मैं छठे नंबर पे ही रहा। जैसे ही वो रूल चेंज हुए हम बेहतर हो गए। तो हमें ये कोर, पाकिस्तानी कोर बनाने के लिए 4 से 5 साल का अरसा लग गया, और मुश्किल काम था, बल्कि इंतहाई मुश्किल काम था, इस वजह से कि हमने जो रूट लिया वो शायद मेरा ख्याल में फ्रेंचाइज क्रिकेट में कभी किसी ने नहीं लिया होगा। हमने ये रूट लिया कि हम ये ना करें कि प्लेयर तोड़े, उसको इतने पैसे दे दो, उसको ये लालच दे दो, उसको ये कर दो, ये हमने नहीं किया। बिकॉज वी रिस्पेक्ट द रूल्स एंड वी रिस्पेक्ट द ओवरऑल जो सैनिटी ऑफ द लीग। हमने ये किया कि हमने अपने प्लेयर्स डेवलप करने शुरू किए, जो कि एक बहुत बड़ा शाउट था। और इसमें मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद को क्रेडिट ना देना बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ये काम आकिब जावेद के बगैर हो नहीं सकता। इसमें आपको पैशन चाहिए, इसमें आपको डेडिकेशन चाहिए, इसमें आपको कमिटमेंट चाहिए, इसमें बेतहाशा हार्डवर्क चाहिए, और बेतहाशा कैपेसिटी आप में होनी चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म को सह सकें। लेकिन हमने ये मुश्किल रास्ता लिया, और आप सबने देखा कि 4 से 5 साल के अरसे में अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपना कोर जो है वो कह सकते हैं कि ये हमारा कोर है। उसको रिटेन करना हमारी पहली प्रायोरिटी थी। उसमें सैक्रिफाइस भी कुछ करने पड़े, और जो हमने किए, बट एट द एंड वो टीम के इंटरेस्ट में थे, पर्सनल नहीं थे। और सारे एनालिसिस, सारे स्टैट, सारी अवेलेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, सब कुछ देख के ये सारे फैसले हुए। थैंक यू। हसीब?
जी सॉरी, नहीं मैं वैसी एक्चुअली मैं ये समझना चाह रहा था कि जो आपका रिटेंशन का प्रोसेस है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताएं कि क्या आई मीन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दैट रिटेंशन प्रोसेस। आपने डिसाइड किया ओके, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द प्लेयर्स कि नहीं भाई हम नहीं कर सकेंगे रिटेन, और वो कॉन्वर्सेशंस किस टाइप की होती हैं? आई थिंक दैट्स व्हाट वी वुड वांट टू हियर। देखिए, ये रिटेंशन के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्रोसेस जब अब सीजन खत्म होता है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोसेस पिक ऑर्डर से, कि आप जो राउंड्स की पिक हैं, पहले तो ये होता था कि जो छठे नंबर की टीम थी उसकी पहली पिक्स होती थी, तो वो आसान काम था। अब ये होता है कि आपने ड्राफ्ट वो पिक ऑर्डर निकालना है, पर्चियां निकालनी है, तो उसमें पहले राउंड में जिसकी पहली बारी है, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और फिर उसके बाद रैंडमाइजर लगता है। तो सबसे पहले तो आपको वो 16-17 पिक्स का ऑर्डर पता लगता है कि अच्छा यार, मेरी डायमंड में ये पिक है, मेरी गोल्ड में ये पिक है, मेरी सिल्वर में ये पिक। जब आपके सामने वो ऑर्डर आ जाता है तो आप थोड़े से बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं इसको समझने के कि यार अच्छा मैंने करना क्या है ड्राफ्ट के अंदर। सेकंड स्टेप होता है लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी। लोकल प्लेयर्स की कैटेगरी अब इस तरह से डिसाइड होती है कि सबसे पहले जो जिस तरह लाहौर के प्लेयर हैं उनको बाकी 5 फ्रेंचाइजीज इवेल्युएट करती हैं। आपने देखा हारिस रऊफ डायमंड में आ गए, वो इसलिए आए कि बाकी सारे समझते हैं कि ये डायमंड के प्लेयर है, शुक्र है उन्होंने प्लाटिनियम, उन्होंने तो वैसे प्लाटिनियम कहा था, लेकिन वो जो पीसीबी है उन्होंने थोड़ा सा उसको, उनका भी एक चेक एंड बैलेंस होता है उसके ऊपर। तो हम इस तरह हर लोकल प्लेयर को इवेल्युएट करते हैं। अब जब वो कैटेगरीज आ जाती हैं तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा अब रूल ये है कि आप 3 डायमंड, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 सिल्वर और 3 प्लाटिनियम रख सकते हैं। अब प्लाटिनियम के अंदर एक फॉरेन मस्ट है, फिर एक ओवरआर्चिंग रूल है कि अप टू 9 पिक्स यू मस्ट हैव 3 to 4 फॉरेनर प्लेयर्स। अब ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल रही होती है। अब आपने पहला स्टेप था ड्राफ्ट पिक हुई, दूसरा स्टेप था लोकल की कैटेगरीज फाइनल होगी। अब आपको पता लगा कि वो दिलबर तो गोल्ड में आ गया, अब मैंने इसका क्या करना है। अब गोल्ड में सुहेल अख्तर भी है, वो मेरा कप्तान है। अच्छा, गोल्ड में शायद समित पाटेल भी हो, शायद डेविड वीजा भी हो, शायद, तो मैं किस किस को रखूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फॉरेन प्लेयर्स कैटेगरी। अब वो फॉरेन प्लेयर्स अपनी कैटेगरी खुद फाइनल करते हैं और वो पीसीबी को जमा कराते हैं। अब आपके पास लोकल की भी कैटेगरी आ गई, फॉरेन की भी कैटेगरी आ गई, ड्राफ्ट पिक भी आ गई। अब जो जो चौथा पार्ट है वो क्रिटिकल पार्ट है, उसमें ये होता है कि टीमें कोशिश करती हैं कि वो किसी तरह से गैप क्रिएट करें। डायमंड में नहीं है या गोल्ड में ज्यादा लोग हैं, जिस तरह मेरे केस में 4 लोग गोल्ड में थे, सुहेल अख्तर था, बेन डंक था, समित पटेल था और दिलबर हुसैन था। अब ये चारों को मैं रखना चाहता था बिकॉज इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी थी। तो पिक 3 है, 4 में बंदे कैसे रखो। अब उसके लिए भी आपके पास कुछ रूल्स हैं। एक रूल ये होता है कि आप किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दें और वो एक कैटेगरी नीचे आ जाता है। एक रूल ये होता है कि जिसमें आप किसी को मेंटर बना दें। अब मेंटोर के लिए कंडीशन है कि वो 100 मैच खेला हो, उसने कैप्टनसी की हो, XYZ पूरा क्राइटेरिया। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो मेंटोर के रूल पे पूरा होता था। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप कहते हैं कि यार मैं एक चांस लेता हूँ। चांस ये होता है कि जिस तरह मैंने लिया कि सुहेल अख्तर को मैं रेलीगेट कर रहा हूँ, मैं लोगों को ऑफर करता हूँ कि भी सुहेल को, मैं गोल्ड में है, मैं उनको सिल्वर में रिटेन करना चाहता हूँ। इसमें उनकी मैं इज्जत कोई कम नहीं कर रहा, ना मैं कोई कुछ उसके साथ कोई ज्यादती कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी टीम को बैलेंस और मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने रेलीगेट की रिक्वेस्ट पीसीबी को दी, पीसीबी ने वो सर्कुलेट कर दी बाकी 5 फ्रेंचाइजी। अब अगर सुहेल के ऊपर कोई बिड कर लेता है तो फिर चॉइस मेरी आ गई कि या तो मैं उनको गोल्ड में रखूं या मैं उसको दूसरी टीम को दे दूं। अगर किसी ने बिड नहीं की तो वो नीचे कैटेगरी में आ गए। तो सुहेल के केस में ये हुआ और वो नीचे कैटेगरी में आ गए, जहां से मुझे ओपनिंग मिल गई। ओपनिंग मिली तो अब मेरे पास 3 प्लेयर रह गए, डायमंड में सॉरी गोल्ड में डंक, समित और दिलबर, और 4 को मैंने रखना था, सुहेल नीचे आ गए सिल्वर में। अब गोल्ड के अंदर मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता था क्योंकि गोल्ड में मेरी पहली पिक थी, जो ड्राफ्ट पिक की बात आ गई, उसमें मैंने समित को रिलीज कर दिया। अब मैंने उसमें इवैल्यूएट किया कि यार कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसपे वाइल्ड कार्ड लिखने की प्रोबेबिलिटी कम हो शायद। तो आपको दूसरी टीमों के स्क्वाड्स को भी देखना पड़ता है कि अच्छा यार इसके बॉलर ज्यादा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर की किसको जरूरत हो सकती है, इस्लामाबाद को बड़ा पसंद है लेकिन वो फंसे हुए हैं, वो तो शायद उधर ये खेल जाएंगे डायमंड में। तो अब ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और ये आसान काम नहीं होता। तो उसके बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप किसी को बता सकें कि यार मैं आपको रखूंगा कि नहीं रखूंगा। आप
अब ये आपने जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया है, ये कपल ऑफ वीक्स का प्रोसीजर है, ये नहीं होता कि घंटों में आपको पता लग जाए, इसके ऊपर पूरा टाइम लगता है। और बाद में चीजें चेंज हो जाती हैं। अब जिस तरह आप देखते हैं कि यार ये जो मेरे प्लेयर्स हैं ये सारे इसमें आ रहे हैं, एक रेलीगेट हो जाता है, दूसरी टीम की कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन रही होती है, आप वो भी असेस कर रहे होते हैं। फिर आप देखते हैं कि यार अच्छा शायद इसको ज्यादा खतरा है, इसको नहीं है, शायद डंक का ज्यादा खतरा हो, समित का। All these permutation combinations you have to be clear in your mind, and then you take a calculated risk. Sometimes it pays off, sometimes it doesn't pay. समीन भाई, रिटेंशन की बात ही चली तो लास्ट थिंग, सॉरी हसीब, यू हैड अ फॉलो अप, गो अहेड। हाँ, आई हैव अ फॉलो अप, क्योंकि वो चेन ऑफ थॉट ब्रेक हो जाएगी और मुझे वो एक बहुत आई थिंक इट्स अ परफेक्ट सेगवे टू दिस रिटेंशंस पे और प्लेयर कैटेगरीज पे। प्लेयर कैटेगरीज की बात करूंगा, how much of a control a franchise has on the player category of their own team. अभी मिसाल दूंगा हसन अली की। I'm pretty sure Hassan Ali was not considered a diamond player, but was it वो इसलिए डायमंड कैटेगरी में आया क्योंकि बाकी टीमों ने उसको किया, या फिर ज़ल्मी was planning to put him in diamond ताकि वो प्लैटिनम में ज्यादा परचेजेस कर सके? देखें, जो मैंने आपको जैसे बताया, लोकल प्लेयर्स का प्रोसेस ये है कि हम सारे बैठ जाते हैं 6 फ्रेंचाइज। अब जल्मी के जब प्लेयर आए होंगे तो सब पांचों जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं उन्होंने रैंक किया होगा, किसी ने कहा होगा प्लैटिनियम है, किसी ने कहा होगा नहीं डायमंड है, किसी ने कहा होगा प्लैटिनियम। आई एम श्योर हसन अली के बारे में सबने प्लैटिनियम कहा होगा। अच्छा, उसके बाद वो डिसीजन जाता है पीसीबी के पास। जो फ्रेंचाइज का प्लेयर होता है ना, उसका कोई बीच में वो रोल नहीं होता कि वो वोट कर सके। अब हम सब ने कहा प्लैटिनियम, वो पीसीबी के पास चला गया। और जो पीसीबी के सिलेक्टर्स और जो इमरान है वो ये बैठ के डिसाइड करते हैं कि हाँ ये जो कैटेगरी थी ये अप टू द मार्क थी या नहीं थी, और फाइनल से फिर उनकी होती है, हमारी नहीं होती। लेकिन फ्रेंचाइज क्या कर सकती है, वो रिव्यू पिटीशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग कर सकती है। जिस तरह मैंने दिलबर के केस में एक रिव्यू किया कि जी देखें इसने कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेली, उसने बेचारे ने तो कभी क्लब क्रिकेट नहीं खेली, आपने उठा के उसको गोल्ड में डाल दिया और सारी टीमों ने वोट आउट किया। ऑब्वियसली लोगों को नजर आ रहा था कि यार लाहौर की जो बॉलिंग है वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो किसी तरह ऐसे कर दो कि ये इसको सारे ऊपर ले जाओ, फंस जाए ये लोग। और ऑब्वियसली आपकी जो ओपोनेंट्स होते हैं वो तो ये कोशिश करेंगे ना। तो बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे ख्याल में, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि दिलबर को गोल्ड में देना मेरे लिए खुशी की बात है कि वो मेरा प्लेयर, मेरा बच्चा गोल्ड में आ जाए। मैं कहता हूँ अल्लाह करे वो प्लैटिनियम में आ जाए। बट प्रोसेस की अगर आप बात करें, एक बच्चा जो कहीं भी नहीं खेला, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं खेला, कोई क्लब क्रिकेट नहीं खेली, कोई गली महल्ले की क्रिकेट नहीं खेली, वो पीएसएल में हम लेके आते हैं, 2 साल उसको ट्रेन करते हैं, इसलिए कि फ्रेंचाइज को फायदा हो। वो आप अपना टैलेंट शो करके 14 विकेट्स अगर ले लेता है तो हमें सजा मिलती है, क्या लो जी प्लैटिनियम का प्लेयर ले लो। दैट्स नॉट फेयर। बिल्कुल। So that was a very good clarification and an understanding of the whole retention process. जैसे हसीब और साकिब भाई जो हैं इनकी तो काफी गहरी नजर। मैं पीएसएल फॉलो तो करता हूँ, लेकिन ये जो इसकी जो छोटी छोटी इसकी बातें जो कि सारी ड्राफ्ट की और रिटेंशन की, ये देनो अब आपने जो इस तरह ये समझाया, सो मेरे जहन में मैं खाली वो चीजें बिठा रहा था और आई एम वेरी क्लियर नाउ, सो थैंक यू फॉर दैट, दैट वाज वेरी नॉलेजेबल होल थिंग। अच्छा, मैं आपको वैसे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं ये बात, थैंक यू कि आपने पूछी, बिकॉज 90% ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एंड देन दे क्रिटिसाइज व्हाई द डिसीजन हैज बीन डन व्हाट हैज बीन डन। मुझे क्रिटिसिज्म से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाहौर के बारे में आप ये कह सकते हैं वो क्रिटिसिज्म अच्छा लेते हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि आप समझ लें, उसके बाद जरूर क्रिटिसाइज करें। एग्जैक्टली, मेरा पूछने का भी मकसद ये था कि देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। हम तो बात कर लेते ना ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, उनका सामने आना बहुत जरूरी है, लोगों को समझना जरूरी है प्रोसेस। अब जैसे पीसीबी, I mean, in Hassan Ali's case, all of the franchises considered him as a platinum player. PCB ने diamond उसको दे दिया अगर, तो at the end of the day, it's coming back to them कि भाई नहीं, ये आपके मुंह पे ही पड़ी है एक तरह से कि आप एक platinum level के player को diamond category दे रहे थे। So yeah. अच्छा, तो इनमें रिटेंशन पे हम और टॉपिक पे जाएंगे। आखिरी मेरा एक बस एक रिटेंशन पे था, इसी पे फखर को लेकर।
सो फखर को लेकर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, वो उस पे जरा आप नजर डालेंगे किस तरह वो हुआ, और पहले हुआ था कि वो जा रहे हैं फिर उनको रिटेन कर लिया गया, उस पे जरा सा छोटा बताएंगे फमीन भाई। देखिए फखर ना हमारे दिल के बहुत करीब है, और पर्सनली भी मेरे दिल के भी बहुत करीब है। जब हमारा लास्ट मैच हुआ कराची का और हम मैच हार गए, तो उसके बाद एक, जनरली मैं नहीं करता लेकिन एक छोटी सी स्पीच मैंने भी की थी, और मैंने उसमें बड़ा क्लियरली कहा था कि फखर, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई वांटेड यू टू प्ले फॉर लाहौर कलंदर। ये मेरी एक तरह से उनको कमिटमेंट थी। अब आप फास्ट फॉरवर्ड आ जाएं, आप ये जो ड्राफ्ट आ गया, अब उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि हफीज भी प्लाटीनियम में है, फखर भी प्लाटीनियम में है, अपना जो शहीन शाह है वो भी प्लाटीनियम में है, और लिन भी प्लाटीनियम में। अच्छा, और नीचे मुझे नहीं पता कि गोल्ड में भी 4 आ रहे हैं कि 3 आ रहे हैं, और वी डोंट हैव अ क्लैरिटी कि क्या होना है, फॉरेन पिक्स का पता नहीं है। तो ऑब्वियसली फखर वांटेड टू नो कि समीन भाई व्हाट इज द प्लान। ऑब्वियस बड़ा क्लैरिटी थी उनको कि मैं लाहौर की तरफ से ही खेलूं, और मुझे भी क्लैरिटी थी। बट एट दैट टाइम लुकिंग एट द थिंग्स, मैंने उनसे कहा कि देखो फखर, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश, बट ही वाज वांटेड टू नो दैट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देन आई वेंट बैक टू हिम, क्योंकि मेरे पर्सनली मेरे दिन में ये था कि बिकॉज हमारा एक ताल्लुक भी है, आई शुड नॉट कीप हिम इन द डार्क, आई शुड टेल हिम इन एडवांस कि प्रोबेबिलिटी है कि हम माइट भी, क्योंकि मैंने तो कमिट भी किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी शायद हो जाए कि हम उनको रिलीज कर दें या ना ले पाए, या कोई ऐसी सूरत हाल निकालें कि ड्राफ्ट में छोड़ें और फिर ड्राफ्ट से पिक कर लें वाइल्ड कार्ड के थ्रू, या जो भी हमारी सिचुएशन बनती। तो वो मैंने फखर को अपडेट किया। ऑब्वियसली फखर ने उन्होंने समझा कि शायद ये इट्स अ फाइनल कॉल फ्रॉम माय साइड, और शायद मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट रिटेनिंग हिम। देयर वाज अ बिट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, सो फखर डिसाइडेड टू सेंड अ ट्वीट। और उस वक्त मुझे काफी जर्नलिस्ट के फोन भी आए, मैसेजेस भी आए, तो मैंने उन सबसे यही कहा कि देखें, नथिंग इज कंफर्म फ्रॉम आवर साइड, वी हैवंट रिलीज्ड हिम येट। ज़ाहिर बात है, जब एक डेडलाइन है, एक प्रोसेस है, तो मैं उससे पहले तो नहीं ये काम कर सकता ना। अगर हमने 10 तारीख की डेडलाइन रखी है, तो मैं तो मीडिया में जाके ये चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि सारा प्रोसेस अंडरमाइन हो जाएगा। तो वो मैंने फिर प्रेस को भी ये मैसेज दिया। फिर आकिब भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि हमने फखर को रिलीज नहीं किया, बट ऑब्वियसली वो उसको फखर की ट्वीट को क्रेडिबिलिटी दी पीसीबी की ट्वीट ने। प्रॉब्ली दे थॉट कि ये ऐसा हो गया है, तो उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया, और जस्ट इन करके उन्होंने एक ट्वीट चला दी कि जी फखर विल बी प्लेइंग फॉर अनदर फ्रेंचाइज। अब अगर आप फखर की ट्वीट देखें तो उसमें उसने कहीं नहीं कहा कि मैं किसी और फ्रेंचाइज की तरफ से खेलूँ। उसने कहा थैंक यू फॉर लाहौर कलंदर फॉर द 4 अमेजिंग ईयर, ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम लुकिंग टू अ न्यू चैलेंज, एंड दैट न्यू चैलेंज कैन ऑलवेज बी विद कलंदर्स। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा था। वो उसको जो इंटरप्रिटेट किया पीसीबी की तरफ से, वो ये था कि ये छोड़ के जा रहे हैं। अब वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रीमेच्योर था और अनप्रोफेशनल था, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चले, हो गया। मुझे इसमें परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम जो डिसीजन कर रहे हैं वो हम ही करेंगे, और हमारा डिसीजन कोई और नहीं कर सकता। So I took my time to take a decision, and then when I had the clarity, I called Fahar and I told him that this is our decision is, and he was very happy to be with Lahore, and he always wanted to be with Lahore. जबरदस्त। अच्छा साकिब भाई, 20 मिनट से ऊपर हो गए, तो हमने अभी तक किसी व्यूअर के सवाल नहीं उठाए, तो आपके अगर शुरू होंगे तो व्यूअर के लेंगे ना। अभी टॉम एबल की मैं बात करना चाहता था। अभी कन्वर्सेशंस में आपने बहुत से क्वेश्चंस जो मैंने पूछने थे, खैर आपने उनके आंसर कर दिए, सोहेल अख्तर की रेलीगेशन के से भी और रिटेंशंस के भी। और मुझे टॉम एबल के बारे में बताएं कि वाइटैलिटी ब्लास्ट का जो टॉप स्कोरर है वो तो बेल ड्रमंड है, कैंट का जो प्लेयर है, जो भी लंका प्रीमियर लीग में भी अच्छा खेला है। उसके 400 सम रन हैं, मगर टॉम एबल के 200 सम रन हैं, अच्छी एवरेज है, 100 भी उसने किया है। तो उसको पिक करना और जो टॉप स्कोरर है बेल ड्रमंड को ना पिक करना, इसके पीछे ये है कि क्या एबल मिडल ऑर्डर में खेलता है, इस वजह से उसको पिक किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, जब आप ड्राफ्ट में बैठते हैं ना और टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं, तो आपको ओपनर्स की बेतहाशा ऑप्शंस मिल रही होती है। अगर आप ओपनर ढूंढने जाए ना, तो आपको 50 मिल जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे, मिडिल ऑर्डर नहीं मिलता। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढना एक पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, एक बाबर आजम तो खैर ऊपर खेलते हैं, मतलब 4-5 ही लोग हैं जो कि क्लास के बैट्समैन।
हमारी कोशिश हमेशा से ये हुई, क्योंकि ऊपर हमारे पास फखर जमान की सूरत में एक इंतहाई शानदार बल्लेबाज है और जो उनको वो स्लॉट सूट करता है ओपनर के तौर पे। फिर सुहेल अख्तर को हम एज ए ओपनर ही ट्राई करना चाहते हैं और हम देखते भी उनको एज ए ओपनर है। और ये उस इंसान की ग्रेटनेस है कि हमेशा उनके नजदीक टीम कम फर्स्ट। जब भी जरूरत पड़ती है सुहेल अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर द टीम बेनिफिट। और कभी आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जी नहीं मुझे तो ये नंबर पे मेरी, अगर आप उनकी एवरेज उठा के देखें तो ओपन पे उनकी एवरेज बहुत बेहतर है और उनका जो सारी परफॉर्मेंस है ओपनर ऐसे बहुत बेहतर है। तो एनी हाउ तो वो ओपनर हमारे पास थे और उसके अलावा वीज भाई भी हैं जो एट टाइम्स ओपन कर लेते हैं, बेन डंक हैं जो बड़े शानदार रहे हैं ओपनिंग के इस मामले में, मजानजी में आपने देखा। मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं मिलता और मिडिल ऑर्डर एक स्पेशलिस्ट स्पेशल सॉर्ट ऑफ गेम प्लान होता है जहां पे आपको ऐसा इंसान चाहिए जो रोटेट भी कर सके, वो दायरे कोई भी ना रिलाई करता हो ज्यादा, वो बड़ी शॉट्स भी खेल सके, रोटेट भी कर सके। तो एबल एक ऐसे प्लेयर हैं जो जिनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो शॉट को इनोवेट कर सकते हैं। अगर आपने एक साइड बैक कर ली है और वहीं पे स्पिनर लगा के आप करवाते जा रहे हैं और प्लेयर के पास वो एबिलिटी नहीं है तो फंस जाता है प्लेयर, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। एबल में ये क्वालिटी है कि ही कैन स्विच हिट, रिवर्स मार लेते हैं और उनकी स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये वजह थी मिडिल ऑर्डर की वजह से, और उनकी जो एबिलिटी है टू इम्प्रोवाइज उसकी वजह से उनको प्रेफरेंस दी। अच्छा समीन भाई, एक और क्वेश्चन मैंने आपसे मोहम्मद हफीज की बॉलिंग पे करना था कि उन्होंने बहुत कम बॉलिंग की। मैंने शोएब जट के साथ उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें शोएब जट ने क्वेश्चन पूछा कि आपने बहुत कम बॉलिंग की। उन्होंने कहा कि आई वाज अवेलेबल, कप्तान की मर्जी थी होगी कि शायद उन्होंने मुझे कम यूटिलाइज किया होगा, मगर मैं अवेलेबल था। क्योंकि इस्लामाबाद वाले पहले मैच में उन्होंने पावर प्ले में मनरो को आउट कर दिया, मगर इस्लामाबाद का जो दूसरा मैच था उनको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं दी गई और मनरो जो था वो 60-70 कर गया और तब हफीज को लाया गया। तो इसके पीछे क्या रैशनल था? देखिए मैं आपको बात बताऊं, क्रिकेट एक इतनी अच्छी गेम है ना, इसको हो जाने के बाद एनालाइज करना दुनिया का सबसे आसान काम। उसमें ना सब एक्सपर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इवेंट हो गया हुआ है ना। अब जो चीज, दो ऑप्शन है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की गेम है, या तो छिक्का होगा या कैच होगा। अगर तो कैच हो गया, देखा मैंने कहा था छिक्का इस तरह होता है। अगर छिक्का हो गया तो देखा मैंने कहा था कैच ऐसे होता है। तो ये हाइंडसाइट बड़ा का आसान है। परफेक्ट होता है। हाँ, ये बहुत आसान होता है ये कहना कि यार आफ्टर द इवेंट कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ और वैसे क्यों नहीं। बट नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीवन, बट कैप्टन मेक अ डिसीजन इन द ग्राउंड गिवन मेनी सर्कमस्टांसेस। उस दिन विकेट का क्या बिहेवियर था, उस दिन बॉल गीला था नहीं गीला था, उसका जो प्लेयर जिस पे वो रिलाई कर रहा था वो किस फॉर्म में था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, बैट्समैन की एक्सपेक्टेशन क्या थी, स्कोर रन रेट क्या चाहिए था, क्या वहां पे ब्लॉक करने वाला चाहिए था, क्या विकेट, ये सारे काम कैप्टन ने करने होते हैं। और कैप्टन बिल्कुल वो नहीं होता कि वो अकेला कहीं खड़ा हुआ है सराह के अंदर और उसको कोई कुछ बता नहीं सकता। वो सारे उधर इकट्ठे ही होते हैं। तो जब आपस में फैसला करते हैं, बात करते हैं, तो फिर डिसीजन लिए जाते हैं। अगर डिसीजन अच्छे हो जाए तो ऐसे लगता है कि यार ये बहुत अच्छा था, अगर डिसीजन गलत हो जाए तो लगता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं। और फिर देखें, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें मैंने देखा है कि ब्लेम कल्चर बड़ा आसान है। बड़े बड़े प्लेयरों को मैंने आउट होके आते देखा, उन्होंने कहा यार भाई वो विकेट नहीं थी ठीक, तो बॉल पैक ना एंज हो गया थी। भाई वो एंड सबके लिए होता है ना, आप अकेले के लिए तो नहीं एंज हो रहा। बट एक्सक्यूज ड्रिवन है कि जी इस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, गलती होती है, हाँ ठीक है हुई है। इसको बॉलर दे देते तो शायद डिफरेंट हो जाता, शायद हम उस्मान शनवारी को ना देते तो मूसा शायद ना मार पाता, लेकिन मूसा ने तो शहीन को भी मारा, मूसा ने तो हारिस को भी मारा। शायद हम उस वक्त इनोवेट कर लेते और हफीज से बॉल करवा। ये सारी आफ्टर द मैच, आफ्टर द गेम थ्योरीज है और बड़ी आसान है ये करना। मेरा जाती ख्याल है कि हमें अपने जो थिंक टैंक है उसके ऊपर भरोसा करते हैं, गलतियां भी करते हैं, वो अच्छे डिसीजन भी लेते हैं, बट ओवरऑल हम जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर उसको पूरा एम्पावर करते हैं कि वो अपने मुताबिक, मर्जी के मुताबिक, अपनी सेंस के मुताबिक डिसीजन ले। समीन भाई, एक आपसे आपकी राय जानना चाहता था एक चीज में, क्योंकि यूर इन अ पोजीशन वेयर यूर हैंडलिंग द होल टीम, यूर हैंडलिंग डिफरेंट माइंडसेट्स, दुनिया के डिफरेंट कोने से प्लेयर्स आते हैं जिनको आप हैंडल करते हैं, एक टीम बनाकर खिलाते हैं। सो एक मेरी थ्योरी, मैं अपने शो में अक्सर बात करता हूँ इस बारे में, बोलता हूँ कि यार मेरा मानना ये नवीद समीन भाई कि प्लेयर, क्रिकेट जैसा जो गेम है इसमें जो खिलाड़ी होता है उसकी एबिलिटी जो है वो, फिजिकल एबिलिटी जो है वो 20% जो है वो काउंट करती है। 80% मेरे हिसाब से
मेंटालिटी, कितना वो मेंटली स्ट्रांग है और कितना वो मेंटली अडेप्ट कर सकता है, वो काम काउंट करता है, और सिर्फ 20% उसकी फिजिकल एबिलिटी जो है वो काम होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा है। मजे की बात बताओ, ये सारे बज़वर्ड जो है ना, जब मैं क्रिकेट में नहीं आया था ना, तो मैं भी कमेंट्री पे सुन के, और वो जो हमारे तजिया निगार हैं उनसे सुन के, मैं इसी किस्म की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे बिलीव करता था कि यार ये मेंटल टफनेस नहीं है हमारे प्लेयर में, यार ये ना, यार सच्ची बात बताओ, आप क्या, आप ठीक रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि दिस गेम इज ऑल अबाउट मेंटल टफनेस, बट इसका जो बुनियादी हिस्सा है वो है फिजिकल फिटनेस। अगर आप में फिजिकल फिटनेस नहीं है और मेंटली आप जितने मर्जी टफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या स्ट्रांग हो या जो भी। सो आइसोलेट नहीं कर सकते आप चीजों को। बेसिक थिंग्स है फिटनेस। सेकंड, जब आप में फिटनेस होती है, आप में स्किल्स होती नहीं हैं, समीन भाई, फिर I'll आता है। clarify, I'll clarify. It's not about physical fitness पे तो मैं खैर, और मेरी अलग बहस है इन लोगों से। जब सरफराज पाकिस्तान टीम में था, या हारिस जो थे टीम में थे, और वो काफी ओवरवेट हुए थे, तो फिजिकल फिटनेस पे तो मेरा बहुत ही ज्यादा तनकीद थी कि फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं खिलाड़ी की एबिलिटी टू अडेप्ट की बात कर रहा हूँ। फिजिकल के वो कितने खेलने लंबे की बात छक्के कर मार रहे हैं। सकता है, कितनी तेज प्लेइंग एबिलिटी इज डिफरेंट। फिजिकल फिटनेस पे तो मेरा कोई वो, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ उनको, मैं कोहली की एग्जांपल देता हूँ, फिजिकल फिटनेस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। व्हेन आई से मेंटल जो एबिलिटी, दैट मींस मेंटली स्ट्रांग टू बी एबल टू हैंडल सिचुएशंस। एक खिलाड़ी है, स्टीव स्मिथ की बात कर लीजिए। स्टीव स्मिथ जो है वो लेग स्पिनर था, और उसने मेंटली, वो बैटिंग उसकी एवरेज थी, उसने सोचा कि नहीं यार, मुझे दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बनना है, और उसने अपनी टेक्निक निकाली, उसने अपने हिसाब से अडेप्ट किया, और वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से वहां पहुंच गया। टेक्निकली ही वाज नॉट दैट साउंड, सो दैट वाज द पॉइंट आई मीन जस्ट अच्छा, वांटेड टू क्लैरिफाई। मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, मैं इसको गेम अवेयरनेस कहता हूँ। मेंटल स्ट्रेंथ की बजाय मैं इसको कहता हूँ गेम अवेयरनेस। कुछ प्लेयर्स की बिल्कुल गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है। वो रीड अच्छा कर लेते हैं, वो चीज़ों को एंटिसिपेट अच्छा कर लेते हैं। जिस तरह बॉलर है, बैट्समैन है, अब बॉलर आपकी तरफ भाग रहा है, वो एक 130 140 के ऊपर आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है, आपके पास स्प्लिट सेकंड्स हैं टू मेक अ डिसीजन कि यार मैंने इस बॉल को इधर फेंकना है, मैंने स्टॉप करनी है, या मैंने इसके ऊपर सिंगल लेना है। जो मेरे नज़दीक मेंटल जो टफनेस या स्ट्रेंथ है, वो है योर एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, करेक्ट। बिल्कुल। ठीक है, इसको आप गेम अवेयरनेस भी कह देते हैं कि आप स्कोर बोर्ड को भी फिर देखते हैं कि यार, जैसा एक सीजन ऐसा था जिधर तो मैं अपने प्लेयर को बैट पकड़ के बता रहा था, भाई सिंगल ऐसे लेते हैं वो जो आ रहा था वो सर पे बला रख के आता था, उठा उठा उठा, ओ भाई सिंगल ले लो, खुदा के लिए सिंगल ले लो। लेकिन उधर हम लैग कर रहे थे मेरा ख्याल में गेम की रीड को, गेम की अवेयरनेस को। तो आपकी बात एक लिहाज से ठीक है कि जो एबिलिटी आपकी है टू मेक अ डिसीजन अंडर प्रेशर in the shortest possible time, that is your strength, and that is where the batting is all about. Bowling on the other hand is a little bit different. मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉलिंग में आपको मेंटल टफनेस नहीं चाहिए होती, आपको चाहिए होती है, लेकिन बैटिंग में बहुत ज्यादा जरूरत होती जी स्मित भाई, तो हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने व्यूअर्स के, और उनमें से 1 मिलियंस ने तो 2 मिलियन क्वेश्चन है, उसमें से 1 मिलियन तो थे फखर जमान के। जो दूसरे 2 मिलियन क्वेश्चंस हैं वो राशिद खान की हैं, कि राशिद खान की अवेलेबिलिटी के ऊपर आप आंसर दे चुके हैं वैसे, मगर हमारे शो पे भी एक दीजिए। उनकी जब डेट्स आएंगी टेस्ट मैचेस की, तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि टेस्ट मैचेस उनकी सीरीज होने जा रही है, किस तारीख को फैसला हो जाएगा? है। अच्छा चले, मैं आज ना थोड़ा सा आपको इसकी भी बैकग्राउंड बताता हूँ। हमारे पास जब तीसरी पिक थी, पहली पिक में हमें पता था हसन अली चले जाएंगे, ऑब्वियसली वो तो एक नजर ही आ गया था सबको। दूसरी पिक में मुझे था कि लिन शायद जाएं, या शायद राशिद चले जाए, बट मुल्तान ना होता तो 100% दूसरी पिक में राशिद चला जाता, क्योंकि मुल्तान के पास वो 3 लेग स्पिनर थे, वो शाहिद अफरीदी उनके पास, इमरान ताहिर उनके पास, उस्मान कादिर को उन्होंने रिटेन किया, तो चौथा लेग स्पिनर तो नहीं उनको चाहिए था। तो अब हमारे पास चॉइस आ गई कि अच्छा यार, राशिद मोस्ट लाइकली नीचे आ जाएंगे। और कौन है प्लाटिनियम में? और प्लाटिनियम में थे क्रिस गेल। अच्छा, क्रिस गेल की अवेलेबिलिटी थी कि ही इज अवेलेबल, बट हिज वर्कलोड नीड टू बी मैनेज्ड। अब इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली बैक टू बैक जो मैचेस होंगे उसमें वो थोड़ा सा, शायद उनको एक्सपेक्टेशन है कि ही माइट नॉट बी फुली अवेलेबल। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे थे कि यार डेविड मिलर इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, ही वाज अवेलेबल अप टिल 8th
fully available 8th of March. उसके बाद depending upon South Africa domestic season, he might not be available. अच्छा, फिर हम कह रहे हैं चलो यार टॉम बेंटन को देख लेते हैं, वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन। टॉम बेंटन का इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज थी, सो इज नॉट अवेलेबल। प्रॉबेबली अवेलेबल, प्रॉबेबली नॉट अवेलेबल। अच्छा, और कोई नाम मैंने जो सोचा हो जो इस प्लैटिनम कैटेगरी में था, हाँ, डेविड मलान। डेविड मलान जो है वो अवेलेबल है अप टिल 6 ऑफ मार्च। सेकंड पार्ट में वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज है। राशिद खान, इनको भी सोचा, राशिद खान का ये ही इज अवेलेबल टिल फ्रॉम 6 ऑफ मार्च, यानी लाहौर का जो लेग होगा उसमें वहां से वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन वो फुली अवेलेबल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आयरलैंड और अफगानिस्तान की सीरीज इस कोविड एनवायरनमेंट, सॉरी, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की सीरीज इस कोविड एनवायरनमेंट में होती है नहीं होती, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर तो नहीं हुई तो वो 100% अवेलेबल, अगर हो गई तो वो अवेलेबल है द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 ऑफ मार्च, जहां मेरे 6 मैच हो चुके होंगे। 7वें मैच के लिए राशिद खान अवेलेबल होगा, 7, 8, 9, 10, उसके बाद प्लेऑफ्स, उसके बाद फाइनल। तो एक ऐसा प्लेयर जो आपको बिजनेस एंड पे अवेलेबल है आपकी, और फिर मेरी एक और भी, जब हम ये डिसीजन लेते हैं ना तो इस पे बड़ी डिबेट होती है, इस पे हर तरह का आर्ग्यूमेंट रखा जाता है कि वाई राशिद, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, और हर प्लेयर को हम स्लॉट करके उसकी अवेलेबिलिटी को, उसकी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को, टीम के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो सारा एवेल्युएट करते हैं। उसके बाद ये डिसीजन होता है कि ये नहीं होता कि मुझे राशिद खान पसंद है, मैंने राशिद खान ले लिया, या मुझे गेल पसंद है, मैंने गेल ले लिया। ऐसे नहीं होता। लोगों की शायद पता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, और चूंकि शायद एक हमारे यहाँ शायद रिसर्च का कोई इतना ज्यादा फैन भी नहीं है, तो लोग करते भी नहीं है, तो शायद ऐसे ही लगता है कि यार वहां पे हंसते खेलते इन्होंने प्लेयर उठा लिया। ऐसा नहीं होता। तो राशिद को लेने का बुनियादी मकसद एक तो अवेलेबिलिटी उनकी उस वक्त है जब क्रूशल, दूसरी बात वो शायद पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हो जाए, तीसरी बात लाहौर के पास क्वालिटी लेग स्पिनर कहाँ है? नहीं है। माज खान एक इमर्जिंग, किसी दफा हमने प्रसन्ना को रखा, फरजान राजा, फरजान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर एक स्ट्राइक बॉलर, मुझे दुनिया का नंबर 1 लेग ब्रेक बॉलर मिल रहा हो, तो व्हाई वुड आई नॉट टेक इट? और इसके साथ साथ एक और बड़ा क्वेश्चन मजे का आता है कि लाहौर के पास, मैं सुन रहा था, वो हमारी सोशल मीडिया पे फैन कह रहे हैं कि लाहौर के पास पावर रेटिंग नहीं। तो मैंने उनको कहा कि वो बंदा भेंडा नहीं था जिसने 12 छिक्के मारे थे एक मैच में, और एक मैच में उन्होंने 10 छिक्के मारे थे, और डेविड वीजे के छिक्के भी नहीं याद। तो हम ये सारी चीजें देख के और टीम के बैलेंस को देख के डिसीजन करते हैं, इसलिए राशिद का ये डिसीजन किया, और आई होप कि वो अवेलेबल हो जाए पूरी सीरीज के लिए। लेकिन अगर ना भी हो, आई एम हैप्पी टू हैव हिम फॉर द वेरी बिजनेस एंड, जहां पे फाइनल्स और प्लेऑफ्स की फाइनल हो रही होगी। होपफुली हम इस पोजीशन में नहीं होंगे उस वक्त, हम पहले ही जीत जाएंगे 6 मैच, लेकिन जनरली ऐसे होता नहीं। हसीब, कोई क्वेश्चन है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन असल में पहले था वो, बट आई एम ट्राइंग टू, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा समीन भाई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, एक बड़ा सरप्राइज था पिछले सीजन्स में कि हफीज जब टीम में आए थे तो देयर वाज और फिर कैप्टनसी चेंज हुई, सोहेल अख्तर के पास गई। तो मैं जानना चाह रहा था कि हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन, आप पहले बात कर रहे थे सोहेल की, पूरी उसको वो दी गई है, लेकिन सोहेल का बाकी प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, खासतौर से जब वो प्लेयर्स जो हैं वो काफी बड़े प्लेयर्स हैं, नेशनल लेवल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग हफीज और फखर। तो वो रिलेशनशिप और वो सिचुएशन कैसे हैंडल हुई, और हाउ आर दे सपोर्टिंग सोहेल? अब वो तो देखें, सबने देख ही लिया पिछले साल जो परफॉर्मेंस थी। अगर प्लेयर की सपोर्ट ना होती कैप्टन के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि लाहौर इतनी आगे तक जाता। और उस क्राइसिस में एक तरह से क्राइसिस ही था, जब पहले 3 मैच हम हारे थे तो कंप्लीटली रिटन ऑफ बाय एवरी सिंगल पंडित ऑफ क्रिकेट कि ये तो टीम ही चलाने के काबिल नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं हैरान होता हूँ कि वो इतना उनमें वो भी कर्टिसी नहीं होती कि वो बाद में उसको एक्सेप्ट ही कर लें, लेकिन एनी हाउ ये उनका काम है। तो जब सोहेल उस क्राइसिस में टीम को खड़ा कर गए, इससे बड़ा टेस्ट किसी बंदे का क्या हो सकता है यार। आपको टीवी पे, नेशनल टीवी पे दुनिया का हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी बुनियादी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है कि आप तो इंसान ही नहीं हो,
आपसे ये कहा रहा है जा रहा है टीवी के ऊपर, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इससे ज्यादा क्या करोगे यार आप किसी इंसान के साथ? वो भी इंसान पाकिस्तान का ही बच्चा है ना यार। वो कोई मैं इंडिया से तो नहीं लेके आया, वो पाकिस्तान का ही बच्चा है, वो इसी सिस्टम से आया है, इधर ही उसने क्रिकेट खेली है। अगर वो डिजर्व करता है और उसने अपनी परफॉर्मेंसेस से प्रूव किया है, तो हम अपने बाइस्ड में लोगों की बारे में अच्छा बुरा ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, मेरा एक जाती हम्बल ओपिनियन है। और जिस तरह से सुहेल को क्रिटिसाइज किया गया उस वक्त, मेरा ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट, बट यहाँ पे उनके कैरेक्टर का टेस्ट था। अल्लाह ने शायद उनको ये इम्तिहान से गुजारना था, और जितनी बैशिंग हो सकती थी वो उस वक्त हो गई थी। क्योंकि 3 मैच हम हार गए थे, एवरीबॉडी रिटर्न ऑफ, लोगों ने जो जो कुछ था वो हमारे बारे में कह दिया था, बट सुहेल वाज द वन गाय, ऑलवेज आई टॉक टू हिम। वो आता था, वो कहता था समीन भाई हम प्ले ऑफ खेलेंगे। मैंने आपको बताऊं, मैंने बड़े बड़े प्लेयर देखे हैं लाहौर कलंदर्स में, और बड़े बड़े प्लेयर को मैंने गिरते भी देखा है, उनको ये भी कहते देखा है कि खुदा के लिए दूसरा मैच हारने के बाद कि मेरे से कप्तानी ले लो। बट ये सुहेल का कैरेक्टर है। 3 मैच हारने के बाद वो पूरी टीम को खड़ा करने को, और वो कॉन्फिडेंट था कि ये टीम जीतेगी, मैं इस टीम को जिताऊंगा, हम मिले लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हर एक प्लेयर के साथ उसने इंटरेक्ट किया, और विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आप उस बच्चे का करैक्टर देखें और उस बच्चे की कंट्रीब्यूशन देखें। तो मैं इसलिए नहीं कहता सुहेल के बारे में इतना हाईली, क्योंकि उसने प्रूफ किया। और देखिए मैं तो डग आउट में बैठा होता हूँ ना, मैं तो हर मीटिंग का हिस्सा होता हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं बता रहा होता ना कि ये ऐसे हो गया था या वैसे हो गया था, मैं तो खुद देख रहा हूँ, आई विटनेस हूँ, तो मेरे सामने की बातें हैं। तो इसलिए सुहेल अख्तर ने जिस तरह से मैनेज किया वो आपके सामने रिजल्ट की सूरत में। और एक और बात याद रखें कि वो उनका पहला PSL सीजन था। आई एम श्योर जो भी गलतियां हुई उन्होंने भी सीखा उससे, तो ये दूसरे सीजन में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू समीन भाई। इसके अलावा अब फैंस के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, बहुत से आए हुए हैं। जिस तरह आमिर सोहेल का क्वेश्चन आपने राशिद खान के बारे में जवाब दे दिया, ज़ुबैर बुखारी का भी आपने फखर जमान के बारे में दे दिया। जुनैद पूछ रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज LQ मैनेजमेंट हैविंग ज़िशान अशरफ, as LQ always had problems with the decent local wicket keeper। तो ज़िशान अशरफ की पिक से आप कितने वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ज़िशान हमें मिल जाएगा। हमने रोयल नज़ीर को भी टैप किया हुआ था, एक और सदीक हैं उनको भी टैप किया हुआ था, 2-4 मतलब 10 को विकेट कीपर की लिस्ट थी जो हमने बनाई हुई थी। और ये देखें फिर वही बात आ जाती है, नबील को क्रेडिट देना चाहिए, हमारे एनालिस्ट हैं नबील और वकास हैज स्पेंड एटलीस्ट 4 और 5 नाइट्स टू फिगर इट आउट। हर लड़के की ऑप्शंस निकालना, मैं और आकिब भाई तो मेनली ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में आते हैं, लेकिन जो सारा हार्ड वर्क है, जो ग्राउंड वर्क है, ये नबील, शहजाद और जो अपने भट्ट साहब और जो दूसरे वकास है, ये तीनों मिलके दिन रात काम कर रहे होते हैं। तो जब ज़िशान अशरफ की बारी आई, तो जब हमारी पिक आई, तो वी वर सरप्राइज कि ज़िशान अशरफ इज अवेलेबल। ऑब्वियसली मुल्तान उनको रिटेन करना चाहता था, बट वही जो मेरी साइड ऑफ स्टोरी है वही उनके साथ भी थी, रूल्स एंड दिस एंड दैट। तो ऑब्वियसली नो ब्रेनर। और बाकी आप सही कह रहे हो, लाहौर ने स्ट्रगल किया लोकल विकेट कीपर, जब से रिजवान से हमने रिजवान को कराची के साथ ट्रेड किया था, उसके बाद से पाकिस्तान में ऐसे विकेट कीपर इतनी क्वालिटी के हैं, लेकिन बाकी टीमों के पास थे, हमारे पास नहीं था। तो हमें इसलिए फॉरन, तो ये एक बड़ा अच्छा हमारे लिए स्टेबलाइज करने का एडिशन भी मिला। और फिर आई थिंक जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, और पिछले साल भी वो हमारे ड्राफ्ट लिस्ट में थे, यानी हमारी पिक ऑर्डर में वो थे, बट अली ने उनको वाइल्ड कार्ड पे बड़ी स्मार्ट मूव खेली, उनको वाइल्ड कार्ड पे उन्होंने डायमंड में उठा लिया, तो वो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो हमें इस दफा मिल गई। एक और क्वेश्चन है, बायस क्रिकेट ओपिनियंस हैं, वो पूछ रहे हैं कि PSL का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो कितना सस्टेनेबल है, और क्या प्रॉफिट वगैरह हो रहा है या कोई प्रपोज चेंजेस हैं इसमें? देखें, PSL का फाइनेंशियल मॉडल जो है वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है फ्रेंचाइजीज के लिए। यही हमारी स्ट्रगल है, और PCB भी इसको एक्नॉलेज कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा काम जो फ्रेंचाइजी ने किया वो इन गुड फेथ किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान, और ये सिर्फ लाहौर का नहीं, सारी फ्रेंचाइजीज का क्रेडिट है। वी ऑल हैव पुट आवर ऑल हार्ड अर्न्ड मनी इनटू दिस बिजनेस, एंड एज अ बिजनेसमैन वी एक्सपेक्ट this business to give us return.
unfortunately, because of whatever circumstances we have, the business is not being able to give us the returns yet. So in order to make it sustainable, और इसको अगर आप कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें कंटिन्यूसली अगर लॉस करते जाएं तो वो कितनी देर चल जाएगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी ये पीसीबी के साथ डिस्कशन चलती है कि हम इसको बेहतर करें। हमारे पास दुनिया में मसाले मौजूद हैं आईपीएल की सूरत में या बाकी मॉडल हैं उनकी सूरत में, हम उनसे लर्न करें, अपने फाइनेंशियल मॉडल को बेहतर करें। बट अभी तक उस पे नेगोशिएशन चल रही हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर अमेंड करना it's not going to be easy. You have to tick a lot of boxes, compliance, governance, etc. etc. तो लेकिन उम्मीद यही है और उसकी बिहाइंड रीजन ये है कि देखिए अगर हम चेंज नहीं करते तो खुदा न खास्ता पीएसएल सस्टेनेबल नहीं, जो किसी के फायदे में नहीं। सही। अच्छा, एक खानपुर से ताल्लुक रखने वाले एक डिसेबल चाइल्ड हैं, हमारे एक व्यूअर हैं और आपके लाहौर कलंदर के बहुत बड़े फैन हैं, मोहम्मद अबू बकर हसन। वो अहमद शहजाद के बहुत बड़े फैन हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अहमद शहजाद को टारगेट किया था या उसको रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में टारगेट करेंगे? देखिए बड़ी मजे की बात है कि मुझे ना कमेंट्स वगैरह जब कोई पढ़ रहा होता तो उसमें लिखा था कि मर्जिंग में अहमद शहजाद को क्यों नहीं लिया। वो ऑब्वियसली एक मासूम सा एक कमेंट है। देखिए अहमद शहजाद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें किसी को दो राय नहीं है, लेकिन आप रिसेंटली अगर आप देखें तो व्हेन वाज अहमद प्लेड लास्ट टाइम? इस साल इवन इन तो डोमेस्टिक। पीएसएल में खेला था बस। हाँ, तो देयर माइट बी अ रीजन व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग। तो जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो पूरा एक, जिस तरह मैं बार-बार कह रहा हूँ, एक पूरा बैकग्राउंड होमवर्क हो रहा होता है। उसमें देखा जाता है प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या थी, फॉर्म फिटनेस क्या है, रीसेंट फॉर्म क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर तो अहमद जो है वो अवेलेबल हो या जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे थे या देते हो या उनकी फिटनेस या फॉर्म हो, आई एम श्योर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। और फिर मैं वही बात करूंगा, ओपनर हमारे पास काफी सारे, एक और ओपनर को लेने का प्रॉब्ली शायद इतना हम टेम्पटेड ना हो। मकसद देखें, जो 4-5 सालों में चीज सीखी है वो ये सीखी है कि अपनी टीम का बैलेंस मेंटेन करें, दैट इज द की। बाकी इंडिविजुअल प्लेयर एबी डिविलियर्स हो या ब्रेंडन मैकलम हो या सुनील नारायण हो या कोई भी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट टीम का बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और व्यूअर हैं जी हमारे अब्दुल रहमान, वो पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम समीन भाई, ये बता दें कि साउथ अफ्रीकन एडमिनिस्ट्रेटर हारून लॉर्गट के साथ आपका किस चीज का मुआहदा हुआ था और क्या वो मुआहदा अभी तक है या खत्म हो गया? हारून लॉर्गट के साथ एक ब्रदरशिप का मुआहदा था, वो भी तक है और हमेशा रहेगा। सो ही इज लाइक अ ब्रदर। और मैं उनको अपना मेंटोर भी कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ है। इवन क्रिकेट में आने से पहले मैं क्रिकेट का शुरू से फैन था बहुत बड़ा, बट वो मेरी जात तक था। लेकिन उस वक्त मैं 2 लोगों को बहुत ज्यादा एडमायर करता था, एक एहसान मानी साहब थे और एक हारून लॉर्गट साहब थे। तो जब मैं लाइफ ब्रॉट मी इनटू दिस फील्ड, मुझे मौका मिला हारून से इंटरेक्ट करने का। जब मैं साउथ अफ्रीका में गया और उनके साथ साउथ अफ्रीका में जब हम टीम ले रहे थे, तो मैं तो सच्ची बात बताऊं, मैं उनका फैन हूँ। वो उनकी मेहरबानी की वो मुझे अपना भाई भी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेंटोर की तरह है और मुझे काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। हमारे दरमियान सही। अच्छा, जुनेद रियाज पूछ रहे हैं कि एबी डिविलियर्स का क्या बना? वो दोबारा कभी नजर नहीं आए, तो वो ड्राफ्ट में क्यों नहीं आते और कोई फ्यूचर प्लान्स हैं एबी डिविलियर्स के ड्राफ्ट में आने के? AB was very close to come this time around, but somehow वो deal नहीं हो सकी. Obviously, PCB is in a better position to explain that, but AB is देखें, जितने बड़े AB प्लेयर हैं ना, उससे ज्यादा बड़े इंसान। मैं जेन्युइनली उनसे बहुत ज्यादा मुतासर हूँ एज ए ह्यूमन, और जितना कुछ उनकी जो स्टारडम है और जो बड़ी सो हम्बल और प्रोफेशनल, थॉरो प्रोफेशनल, दुनिया की कोई भी टीम विल बी लकी टू हैव हिम, और सेम इज फॉर अस। अनफॉर्चुनेटली वो इस दफा पीएसएल में आई डोंट नो क्या रीजन थी वो नहीं आ सके, बट आई होप कि आने वाले सालों में वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, असद पूछ रहे हैं कि
यासिर जान का क्या बना? वो दोनों हाथों से बॉल करने वाले, आपने उनको इंग्लैंड भी भेजा, आई गेस आईसीसी अभी तक दोनों हाथों से कर रहे हैं। दोनों हाथों से एक हाथ से करेंगे, फिर लाहौर कलंदर में आएंगे। नहीं देखिए नहीं, उन्होंने अभी तक दोनों हाथों से बॉलिंग की हुई है, एक हाथ से नहीं कर रहे थे। जोक्स अपार्ट, यासिर को एक यूनिक टैलेंट उनको आइडेंटिफाई किया, उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनको एमसीसी में भेजा, उनका कॉन्ट्रैक्ट करवाया, और ऑब्वियसली अपने आप को परफॉर्म करना, ये इम्प्रूव करना, ये प्लेयर की जिम्मेदारी होती है। The last news I have, he was trying his level best कि वो मेरा ख्याल में लीग्स में खेल रहे थे, लास्ट में नहीं ऑस्ट्रेलिया में शायद खेल रहे थे, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस उस तरह से आपको मेंटेन करने के लिए, देखिए हारिस रऊफ है ना, जिस तरह हम सारे हारिस को बहुत ऑन करते हैं, आपने शायद मेरी ट्वीट से भी देखा हो या वैसे भी पब्लिक पोजीशनिंग भी देखी हो, उसको इतना ज्यादा ऑन करने की रीजन है, वो ये नहीं है कि वो जो है वो उसने मैन ऑफ द मैच ले लिया हमारे लिए, या उसने, उस बच्चे ने जितनी मेहनत की है ना, लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब वो आया था तो 73 किलो का था। आकिब भाई ने उसको टारगेट दिया कि आपने 10 किलो अपना वजन बढ़ाना है। देखें, हम नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं वजन कम करने की, ये अदर वे राउंड टारगेट था कि आपने 10 किलो वजन बढ़ाना है, और वो इट हैज टू बी प्योर मसल मैस, फैट नहीं हो सकती। वो बेचारा 10-10 12-12 अंडे खाता था जो आपके भाई ने उसको डाइट दी, और वो जितनी मेहनत उसने की, आज उसका फल उसको मिल रहा है। 1 साल बाद जब ऑस्ट्रेलिया से आया तो एग्जैक्टली वो 83 केजी के ऊपर था। फिर उसने अपनी जिंदगी से हर चीज को खत्म कर दिया स्वाय क्रिकेट के, क्रिकेट 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 क्रिकेट, और 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जब वो आया तो फिर सारी दुनिया ने देखा। तो मकसद ये है कि जब प्लेयर को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तो ये उसके ऊपर होता है कि उस चीज को कितना बेहतर तरीके से अडॉप्ट करते हैं। हमारे लिए यासिर जान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हारिस रऊफ या जितना दिलबर हुसैन। ये जब हम कहते हैं कि ये प्लेयर खुद बनते हैं तो उसके बिहाइंड मकसद ये है कि फिर ये मेहनत इनकी अपनी होती है। आज मैं अगर साकिब आपको चांस दूं फॉर एग्जांपल, और आप, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो और उस मौके का फायदा उठाते हो। अगर आप नहीं उठाते तो ये अनफॉर्चुनेटली आपके लिए गलत बात है। समीन भाई, अच्छा, आपने समीन भाई, सॉरी भाई, इस पे क्योंकि बात उसी तरफ है तो मैं एक जरा इस पे जानना चाहता कि यार आपने बात की हारिस की, दिलबर की, यासिर जान की, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द होल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपने इनिशियली इस पे टच किया था, मैं इस पे जरा थोड़ी सी डिटेल्स जानना चाहता था सुमीन भाई कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो इथॉस है, जो पूरा प्रोसीजर है, क्योंकि आई एम श्योर हजारों की तादाद में आपके पास प्लेयर्स आते होंगे, तो उसमें एक तो फिल्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या चीज आप देखते हैं प्लेयर्स में, क्या चीज जो है वो आइडेंटिफाई आपके जो है एक्सपर्ट्स करते हैं, मतलब कि इट्स अ वेरी, वो कहते हैं वो सुई ढूंढने वाला, लेकिन उसमें यू बीन सक्सेसफुल, सो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट, क्या प्रोसीजर है आपका? बिफोर यू आंसर, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं कि इज देयर एनी एक्साइटिंग टैलेंट दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इन द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ पीएसएल फ्रॉम पीडीपी? डेफिनेटली। अच्छा, मैं देखिए पीडीपी के ऊपर तो मैं आपके साथ एक अलग से भी प्रोग्राम कर सकता हूँ। मेरे पास इतना सारा ये हमारा सबका फेवरेट टॉपिक है कि हम इस पे बहुत सारा बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट है तो क्विकली आंसर करता हूँ। जब हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, अगेन हैंड्स डाउन, अगर कोई बंदा इस प्लेयर डेवलपमेंट का क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए तो वो आकिब जावेद, और किसी बंदे को कोई क्रेडिट नहीं इसका जाता सिवाय आकिब जावेद। क्योंकि देखें, ब्रेन चाइल्ड उनका, एग्जीक्यूशन उनकी, मेहनत उनकी, फिर उस प्रोसेस के ऊपर बिलीव उनका, फिर हम सारों को कन्विंस उन्होंने किया, फिर 40-45 डिग्री शदीद गर्मी में लिया में जाके वो एक इंतहाई मुश्किल हालात में सारे ट्रायल्स को कंडक्ट करवाना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ ये पागलपन से ही के साथ ही हो सकता है, जिसको पैशन कहते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोसेस उन्होंने डिवाइस किया था वो अपनी ही उन्होंने एग्जांपल से, एक अपनी ही कैरियर से एक ड्राइव की हुई एग्जांपल थी कि जब आपको उन्होंने अक्सर टीवी पे बताया भी होगा कि जब वो बॉलर कैसे बने थे, वो लाहौर आए थे ट्रायल देने के लिए,
वसीम राजा मेरे ख्याल में थे उस वक्त, जो वहाँ पे ट्रायल ले रहे थे, या कोई और थे साहब। तो 2 बॉलें उनको मिली थी करवाने के लिए, और 2 बॉलों में उनका बेसिक टैलेंट डिटरमिनेट हो गया था कि यार इज गुड और नॉट, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो आकिब भाई ने जब ये प्रोसेस डिफाइन किया तो बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई कि 2 बॉलों में आप कैसे देख लेंगे। मकसद ये है कि जब आप कोई प्लेयर 25-25 हजार लोग आ जाते हैं, आप 25 हजार के सारा दिन तो ट्रायल नहीं ले सकते, वो तो फिर 2 साल तक ट्रायल नहीं खत्म होंगे आपके। तो कोचेस की वो क्या करते हैं, उन्होंने प्रोसेस एक ऐसा बनाया हुआ है जिसमें पहले 2 से 3 बॉल करवाते हैं, अब शायद बॉल्स बढ़ा भी दी हो, जिसमें वो बेसिक टैलेंट चेक करते हैं, वेरी वेरी बेसिक टैलेंट, और जिसमें होता है उसको फिर एक बैंड दे देते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के बैंड है, ब्लू, ग्रीन, रेड, और फाइनली आई थिंक पिंक बैंड है। तो वो 6-7 स्टेजेस हैं, वो मुख्तलिफ नेट्स लगे होते हैं, उस पर वो जाके हर स्टेज जैसे जैसे बॉलर क्रॉस करता जाता है, बैट्समैन क्रॉस करता जाता है, उसको डिफरेंट बैंड्स मिलते जाते हैं। लेकिन इसकी जो कोर है ना, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के ऊपर ये सारा प्रोग्राम डेवलप हुआ है, क्योंकि देखिए हमारा कोई मकसद नहीं था, हमारा क्या काम है कि हम, आपने कभी देखा कोई ट्रायल टैलेंट करते हुए किसी फ्रेंचाइज को? कोई भी नहीं करता इस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, चले मतलब इस लेवल पे भी कह लें, या एक ओपन ट्रायल जिसको आप कहते हैं, जिसमें 20-20 हजार बच्चा आ जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि इतने मैसिव लेवल पे किसी ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया हो। स्पेसिफिक होते हैं कि 10, 50, 100 बच्चों को बुला लिया और फिर ट्रायल ले ली। हमने तो कहा था फ्री फॉर ऑल, ग्राउंड है, आ जाओ, लिया में चले गए, उधर कश्मीर में चले गए, उधर गिलगित बल्तिस्तान में चले गए। अच्छा, अब जब वो बच्चे आते हैं तो हर इंसान को ये लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो दुनिया का बेहतरीन टैलेंटेड बच्चा है। हम माँ बाप को भी लगता है, ऑब्वियसली अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। और जब मैं भी क्रिकेट खेलता था टेप बॉल से, तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे तो वकार यूनिस की तरह बॉलिंग करता है। तो मैं भी सोचता होता था, वो मैं तो ऐसे करके रिवर्स स्विंग कर रहा हूँ। वो हम सारे अपने ड्रीम्स में रहते हैं ना उससे। तो इसी तरह से जितने बच्चे आते हैं वो इसी किस्म की ख्वाहिशात के साथ आते हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक हमारा एक रिवाज बन गया हुआ है कि हम किसी रेफरेंस या सिफारिश को अपना हक समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि यार मैं ये क्या गलती कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे हक से लोग कहते हैं कि जी मेरा बच्चा उसको रख ले। मतलब ऐसे ऐसे ऑफिस से हमें कॉलें आई कि अब मैं आपको स्क्रीन पे वो बता नहीं सकता नाम, मतलब सरप्राइजिंग था कि यार हाईएस्ट ऑफिस आर इन्वॉल्व एट दिस लेवल। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हमने जो बुनियादी रीजन थी वो ये थी कि हमने सिफारिश नहीं माननी किसी, जो मर्जी हो जाए हम सिफारिश नहीं मानेंगे। और जाहिर बात है, जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं तो फिर कांटे तो काफी सारे आते हैं, फिर लोग से आपको बुरा भला भी कहते हैं। फिर जो जैसे कि आपने 20,000 बच्चों का ट्रायल लिया, 10 बच्चे रखे, 19,900 बच्चा जो है वो आपको बुरा ही कहेगा। लेकिन टाइम ने प्रूव किया, हारिस की सूरत में, दिलबर की सूरत में, और बाय द वे उस्मान कादिर की सूरत में, गुलाम मुदस्सर की सूरत में, आगा सलमान की सूरत में, मोहम्मद इरफान जूनियर की सूरत में, ये आपके रुहेल नजीर साहब भी यहाँ से आए हुए, जो आपने भी उस दिन मेरे ख्याल में ट्वीट भी एक इस तरह का किया था। तो इन सब की सूरत में लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मेरा ख्याल में अल्लाह ने काफी इज्जत दे दी, वो इस वजह से सिर्फ कि वो ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड है। और उसका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हसीब का था कि व्हाट डू वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। अभी देखिए ये अहमद दानियाल जो हमने लिए हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लाहौर ने अपनी वो ट्रेडिशन बरकरार रखी। आई थिंक पहले सीजन को छोड़ के दूसरे सीजन में आकिब भाई हमारे पास आए, तो उस सीजन में हमने मोहम्मद इरफान जूनियर थे, वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड को दिए, सलमान इरशाद दिए, शहीन शाह अफरीदी इस लिहाज से दिए कि शहीन शाह अफरीदी उस वक्त सिर्फ डोमेस्टिक के चंद ही मैचेस खेले थे। फिर हारिस रऊफ दिया, फिर अगले सीजन, पिछले सीजन में दिलबर हुसैन दिए। तो इस सीजन में जो लाहौर की फखरिया पेशकश जो है वो अहमद दानियाल हों, और मैं समझता हूँ कि अगेन वेरी वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, बहुत पोटेंशियल है उनमें, 140 प्लस पे बॉल करते हैं, लाहौर के हैं, स्लोअर वन बहुत अच्छी करते हैं, यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली बड़े स्टेज के ऊपर जब आएंगे तो एक प्रेशर भी होगा। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई गेस ज़ल्मी ने भी प्लेयर आपके पीडीपी का उठाया है, उसका नाम मुझे भूल गया लड़के का, मगर ज़ल्मी ने उठाया कोई प्लेयर आपका।
हाँ, आई आल्सो देखिए, मेरा तो खुशी की बात है कि जब क्वेटा चैंपियन बना तो दो हमारे प्लेयर जो थे, गुलाम मुदस्सर और मोहम्मद इरफान जूनियर, वो क्वेटा की टीम। अभी उस्मान कादिर हैं, उस्मान कादिर को जितनी मेहनत, सैफ बदर भी हैं बाय द वे, ये तो मेरी आंखों के सामने की बात है ना साकिब और हसीब। मैं आपको बताऊं, मैं खुद हैरान होता था कि यार एक इंसान इतने पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ कैसे काम कर सकता है। मैं छोटा सा आपको वाक्य बताता हूँ। हम दुबई में थे, PSL 4 था मेरा ख्याल में, हाँ 3 या 4 की बात है। तो आकिब भाई ने कहा कि दिलबर को हमने साथ रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, दिलबर को साथ रखते हैं। और दिलबर हमारे साथ एज ए प्लेयर नहीं थे, बस एज ए एक्स्ट्रा पर्सन थे जो टीम के साथ ही थे सारा कुछ। तो एक दिन हम बस में बैठ रहे थे, तो एक वेंडर जो आकिब भाई ने बुलाया हुआ था, तो वो आके ना वो बूट लेके आ गया। तो मैंने कहा भाई ये बूट किसके हैं? तो उन्होंने कहा मेरे नहीं है, वो दिलबर के हैं। तो वो आपको पता है ये जो स्पाइक्स होते हैं जिन पे वो अच्छे खासे महंगे बूट आते हैं। तो आई रियलाइज कि आकिब जावेद वाज एक्चुअली बाइंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, नॉट ऑन अ फ्रेंचाइज कॉस्ट, फ्रॉम हिज ओन पॉकेट बूट फॉर दिलबर हुसैन। अब सोचो ना, उनका वो रिश्तेदार है, ना उनका कुछ वो लगता है। यार इससे ज्यादा सेल्फलेस इंसान तो मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। समीन भाई, कोई इस पे बड़े मैं हम सॉरी करते हैं, देखें जी, मैं सॉरी जैसा आपको ये एक वाकया मैंने जी आपको बताया। जी 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 जी, गो इस अहेड, तरह कैरी के ऑन। बेतहाशा वाकयात हैं ये जो, जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो रोज सुबह सैफ बदर, गुलाम मुदस्सर, मोहम्मद इरफान जूनियर, उस्मान कादिर को 1.5 साल, एक दिन 2 दिन, एक महीना 2 महीने नहीं, 1.5 साल आकिब जावेद घर से पिक करते थे, जिम लेके जाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे और वापस ड्रॉप करते, शाम को लेके जाते थे, नेट्स में उनको प्रैक्टिस करवाते थे, वापस लेके जाते। अब आप मुझे बताएं, आपके नज़र में कोई ऐसी एग्जांपल है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर। मैंने तो नहीं देखा। समीन भाई, यही आपने बड़ा अच्छा सेगवे, इसमें मेरा अगला सवाल ही ये था कि ज़ाहिर है कोई पिछले साल से पहले तक लाहौर जो है वो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार रही और क्रिटिसिज्म जो है वो उनका निशाना आकिब जावेद साहब बने रहे हर तरफ से। लेकिन ये जो चीज़ें आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता, ये बैकग्राउंड में ये जो सैक्रिफाइसेस, जो जो लॉयल्टी, हार्ड वर्क नज़र आ रहा है। आप कह रहे हैं 45 डिग्री में पूरा मुल्क घूम रहे हैं और लोगों को जूते खरीद कर दे रहे हैं और ये सब चीज़ें। तो हाउ डिफिकल्ट वाज़ इट टू or how easy rather was it to stand by Aqib Javed and stand with your convictions with him? देखें, आकिब जावेद जो है ना वो, मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं उनके पास स्टैंड बाय करूं। वो ही इज द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। मैं जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था, चूंकि मैं टीम का हिस्सा हूं, चूंकि मैं डगआउट में होता हूँ, मेरे सामने ही प्लानिंग होती है। देखो, मैंने पहले भी कहा कि मैच गेम के बाद उस पर तजिया करना बड़ा आसान है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भी पिछले दिनों हमारे साथ काम किया लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सके, फिर उन्होंने मीडिया में आके अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी कि आकिब ने शाहीन को ये कहा कि इसको स्लो, ऐसी कतन कोई, बिल्कुल सरासर झूठ है, 200% लाए। क्योंकि मैं वहां पे बैठा होता हूँ यार, मुझे तो मेरे सामने की बात है ना। अब अगर एक इंसान को नौकरी चली गई है और वो आपको नहीं रखा जा रहा, तो इतना तो नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी पे इस तरह की बातें करनी शुरू करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इस तरह की बातें करते हैं। ग्रेटनेस है आकिब भाई की कि वो इन चीज़ों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते। पहले तो शुरू में, यकीन माने, मैंने एक दिन उनसे ये सवाल भी पूछ लिया था। मैंने कहा थे मुझे तो 4 साल हुए इस काम में आए हुए, आपने 32 साल कैसे गुजार दिए? ये तो जाती है कि आप मतलब ऑल एनएसटी के बावजूद भी लोग आपको, तो उन्होंने मुझे कहा कि समीर, आप ये तादाद में बहुत ज्यादा है, हम इनको आंसर नहीं दे सकते, तो लिहाजा अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और यही वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए और बाकी मैनेजमेंट के लिए बड़ा आसान डिसीजन था, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखा ना कि क्या हो रहा है। अब या तो अब मैं कहीं हाई ऑफिस में बैठा होता और मुझे लोग रिपोर्टें भेज रहे होते कि यार अच्छा आकिब ने ये कर दिया, आकिब ने वो कर दिया, तो शायद मुझे समझ आती है। तो मेरी आंखों के सामने की बात है कि जो प्लानिंग होती थी, जो एग्जीक्यूशन होती थी, जो सारा कुछ होता था, वो अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर स्टैंडर्ड्स एनी इंटरनेशनल टीम हैज डन। और आकिब भाई ने कभी, मैंने नहीं देखा कि किसी को लेट डाउन किया हो या किसी को कॉन्फिडेंस ना दिया हो, बट टू द कॉन्ट्रेरी ही ऑलवेज गिव प्लेयर्स सो मच कॉन्फिडेंस। अब फिर वही बात आ जाती है, जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो फिर वो
चाइनीज विस्पर्स शुरू हो जाती हैं, यार कोच नहीं ठीक है यार, इसने ना ऐसे अंडा खा रहा था इसलिए मुझे बुरा लग गया। नथिंग टू डू विद योर परफॉर्मेंस, राइट? सो इसलिए ये इस तरह की बातें होती हैं, बट चूंकि मैं खुद होता हूँ इसलिए मुझे कभी ये मैटर नहीं किया, और नजर आता है कि भाई कार्ड। अच्छा साकिब भाई, आपके पास कुछ मजीद सवाल है? मेरे एक दो सवाल थे, मैं आई डिडंट वांट टू इंट्रूड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द व्यूअर्स। या बिल्कुल नहीं, एक वो भाई नजर तो नहीं आ रहा, मगर मुझे क्वेश्चन उनका पता है कि आज हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो कह रहे हैं कि ओपन हुआ है, जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए आपका क्या प्लान है, वो पूछ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए ये एक अभी अगेन एक ऐसी सूरत हाल है जिसपे हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक पॉसिबल, बट रिमेंबर ये सारी जो फैसिलिटी हमने क्रिएट की हैं, मेरा ख्याल में पाकिस्तान में तो डेफिनेटली, बट इवन इस रीजन में ऐसी फैसिलिटीज कम ही है। मैं इधर दुबई में रहता हूँ, मैंने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी भी देखी हुई है, यहाँ पे भी वो वैसी फैसिलिटी, लेकिन इन फैसिलिटी को मैनेज करने के लिए देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, और जिस तरह से हमारा पीएसएल बिजनेस है उसी तरह से हम ये भी एक काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो ये है कि हम सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खिला दें, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो हजरात जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा ख्याल में उनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो हमने एक सर्टेन परसेंटेज रखी उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड हैं, और इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप हम अपनी तरफ से देंगे, बट मेरा ख्याल में 80% जो है वो बच्चे जो हैं वो अपनी फीस जिस तरह स्कूल में आप देते हैं या वैसे कॉलेजेस में देते हैं उस तरह उनसे एक्सपेक्टेड है वो देंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट भी हो, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि आप when you have free everything, then you don't really realize what you are getting. समीन भाई, वैसे तो हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, घंटा एक पूरा हो गया। आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, वी वुडंट लाइक टू कीप यू फॉर सो लॉन्ग। I'm completely free, because देखो एक बात बताऊं, साकिब जो है ना, ये इतने बड़े फैन थे हमारे हैं कि यकीन मानो जब मैं हारता हूँ या अगर टीम हार जाती है तो दुख इसलिए होता है कि मुझे लगता है कि यार इन बेचारों को हमें खुशी जरूर देनी चाहिए। तो फैंस के लिए जितना टाइम आप कहोगे मेरे पास है। समीन भाई, इस पे मेरा मैं सॉरी फराज, हम लोग इनके घर पे जाते हैं तो इनका जो वाईफाई का जो एसएसआईडी है ना, दैट्स लाहौर कलंदर। यार मैं आपको बताऊं, जब हम पिछला साल तो हमारा अच्छा चला गया, पहले आप लोगों का एक दो प्रोग्राम मैंने देखा, मैंने बहुत किट लगाई है आप लोग उसका बेचारे का इतना मजाक उड़ाते थे और इतना उसको तंग करते थे, लेकिन क्रेडिट टू हिम के देखो जब वो दिल से कलंदर बना तो उसने फिर कभी मुड़ के नहीं देखा, आप उसको हिला नहीं सके। That is a sign of a true fan, समीन भाई। I mean, इस पे कोई जवाब नहीं है। और कलंदर थोड़ा सा डीट होता है। जब आप लोग लास्ट टाइम 3 मैचेस हारे थे तो साकिब भाई का एक बड़ा लंबा ट्वीट मुझे याद है कि यार अगर हम मुश्किल वक्त में अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किस टाइम पे करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स, मैं आपको बताऊं, ये दिस इज समथिंग व्हिच आई एम रियली प्राउड ऑफ, और इसलिए साकिब के लिए हमेशा मेरे पास टाइम है। ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ आवर बिगेस्ट फैन, और उस जमाने से फैन है जब हमें सब लोग राइट ऑफ कर चुके थे। बिल्कुल। सो इनकी तो ऑब्वियसली मेरे दिल में बहुत इज्जत है। क्या बात है साकिब भाई, आई लव यू। सो वो जैसे यहाँ पर रैप्टर्स के वो जो सरदार जी हैं, वैसे लाहौर के सुपर फैन जो हैं वो साकिब भाई हैं। अच्छा समीन भाई, पूरे कर दिए है आज कैसे पूरे कर दिए। नहीं यार, आपका जो पैशन है ना साकिब, सच्ची बात बताऊं वो मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी दफा ऐसे अगर मैं भी आपकी जगह होता ना तो शायद मैं भी सोचता कि यार मैं किसी टीम को और को सपोर्ट कर लूं, लेकिन जिस कमिटमेंट से आपने किया, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। जबरदस्त। समीन भाई, एक जेनेरिक सवाल इसमें यह है कि अभी ड्राफ्ट तो आपने काफी और उसमें रिटेंशन पे भी काफी किया, तो ओवरऑल शेप जो टीम का निकल के आया है, तो उससे आप कितना फीसदी मुतमईन हैं, और आपको लगता है कि पिछले साल से जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है और इस साल लाहौर जो है कैन गो इंशाल्लाह वन स्टेप फर्दर? देखें, जो सबसे बड़ी चीज मेरे नजदीक अगर मैं एवेल्युएट करूं तो वो ये था कि हमने 9 लड़के उस टीम के रिटेन किए जो फाइनल खेली। ये इसका मतलब है कि हम अपना एटलीस्ट 80% कोर रिटेन करने में कामयाब हो गए, जो कि कंसिडरिंग रूल्स और जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। और उन्होंने प्रूव भी किया, और उसके लिए मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में होते हैं ना तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं।
जेलिंग की आपने बात सुनी होगी, टीम जेल हो जाना। तो ये जेलिंग क्या होती है? जेलिंग बेसिकली यही होती है कि आप एक दूसरे को जानते हो एंड यू नो ईच अदर्स रोल, यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यू नो द कल्चर। और ये बहुत बड़ा प्लस होता है जब आप इधर उधर से लोग होते हैं ना, जब फॉरेन भी होते हैं, इधर से लोग इधर उनको इकट्ठा करना, एक पेज पे लाना एक काफी पेनफुल प्रोसेस होता है एट टाइम्स। तो इस वजह से मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि हमने 80% ऑफ द कोर वी वर एबल टू रिटेन, जिनको कलंदर्स की अप एंड डाउन्स वो देख चुके हैं, वो मुझे भी जानते हैं, वो बाकी साथियों को भी जानते हैं, वो लाहौर के फैंस को भी जानते हैं, किस तरह से वो हमें सपोर्ट करते हैं ये भी जानते हैं, और जब नहीं जीतते तो क्रिटिसाइज करते हैं ये भी जानते हैं। उनसे क्या एक्सपेक्टेड, लाइक डेविड वीजन, ही एग्जैक्टली नो व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। बेन डंग को एग्जैक्टली पता है कि व्हाट रोल इज गोना प्ले। समित पटेल को पता है, मोहम्मद हफीज को पता है, शहीन शाह अफरीदी को पता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है एक या दो लड़के होंगे जो वो होंगे जो इस ग्रुप में एडजस्ट हो रहे होंगे, विच इज अ मच इजियर proposition than having 6 or 7 boys coming in and getting together. तो उस लिहाज से तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। बट अगेन क्रिकेट में कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता कि जी ये टीम जीत जाएगी या ये टीम तो वैक्यूम कर लो, you give best of your you try your best, and then at the end whoever play well will be a winner. भाई एक मुइज भट्ट हैं हमारे बड़े अच्छे लाहौर कलंदर के फैन, वो जो डेनली के ऊपर कह रहे हैं कि उसको क्यों पिक किया। हालांकि मेरे ख्याल में जो डेनली बहुत अच्छी पिक है, मेरे बड़े फेवरेट हैं, और वो ऊपर भी खेल सकते हैं, मिडल में भी खेल सकते हैं, लेग स्पिन भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब में तो बहुत स्मार्ट चॉइस है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे मुइज भट्ट? मैं आपकी चॉइस से 100% एग्री करता हूँ साकिब, बिकॉज यू सी हमारे फैंस की खूबसूरती है कि वो इस टीम को उतना ही ओन करते हैं जितना हम करते हैं। अब आपने जो आंसर दिया है ये बिल्कुल ऐसी है जो कि आप मेरा दिमाग बोल रहे हैं, और मैं आपसे कभी नहीं मिला, हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेंचाइज कि इसके जो फैंस हैं ना वो इस टीम को इतना ज्यादा ओन करते हैं कि वो हर चीज के बारे में उतना ही डीप सोचते हैं जितना हम सोचते हैं। तो जो डेनली जिस तरह आपने कहा ऊपर खेलते हैं, नीचे खेलते हैं, मिडिल में खेलते हैं, स्पिनर है, ग्रेट टीम मैन, वी आर रियली हैप्पी टू हैव हिम। उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो ही नहीं सकती थी। In fact, yeah, I was disappointed being a Quetta supporter. I was a bit disappointed कि यार जो डंडी, मैं तो I was so much gunning for him कि अगर होता तो इसको वाइल्ड कार्ड के जरिए प्लैटिनम में लेके जो है वो क्रिस गेल की जगह ले लेता। अच्छा सीप, सही कह रहे हो, कसम से मैं यही सोच रहा था जब लिस्ट देखी, तो मैंने कहा कि यार ये तो सप्लीमेंट्री तक नहीं बचेगा जॉर्डन ली, क्योंकि डायमंड में अगर तो प्लैटिनियम में किसी ने वाइल्ड कार्ड ना यूज किया तो ये डायमंड में तो 100% जाएगा। बट आई वाज सरप्राइज कि नोबडी पिक्ड हिम। आई पर्सनली थिंक, और अगेन मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कितना राइट और रॉन्ग है, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड हिम ओवर क्रिस गेल फॉर क्वेटा। अब ऑब्वियसली वो क्वेटा की अपनी एक थॉट प्रोसेस होगी और आई एम श्योर दे हैव डन देयर होमवर्क। बट कमिंग बैक टू जो डेनली, इतना ज्यादा यूटिलिटी प्लेयर यार, आपको देखो जब आप एक फॉरेन प्लेयर को देख रहे होते हैं उसमें आप मेरे ख्याल में अनलेस एंड अनटिल कि वो एक एक्स फैक्टर ना हो, यानी पीपल लाइक लिन, केल, ब्रेंडन मैकलम, सुनील नारायण, दिस गाय ब्रावो, जो हमारे उनके ऑलराउंडर हैं एंड्रे रसल, ये तो वो लोग हैं ना जो एक्स फैक्टर्स हैं, वो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जितवा देंगे। My learning is that you should go for somebody who can contribute in more than one department. Yes. Because that will provide you a balance and that will add value to your team. समीन भाई, लास्ट ईयर हमने लाहौर की एक वीकनेस आइडेंटिफाई की थी कि मिडिल ऑर्डर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, हफीज अकेले ही हैं। खैर समित पटेल ने बड़ा अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट कर दी उस प्रॉब्लम को, मगर डेनली ने इस दफा आके ये भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को संभाल लेंगे। वो जो मिडिल के ओवर खेलने होते हैं ना 6 से लेके 15 तक, उसमें बड़ा आइडियल हमारे कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मिडिल ऑर्डर जो है वो एक चैलेंज है, और उसकी वजह है कि दुनिया में अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है। पाकिस्तान में भी आप देख लें, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, व्हाट एल्स? बिल्कुल,
बिल्कुल। अच्छा समीर भाई, अभी ये टू लेगेड सवाल समझ लें इसको। पहला तो ये कि दुबई में जब यूएई वगैरह में हमारी पीएसएल हो रही थी, तो उसमें क्या लिमिटेशंस, क्या मुश्किलात का सामना होता था, क्या क्या डिफरेंस हुआ है कि पाकिस्तान में जो है वो सुपर लीग आ गई है हमारी माशाल्लाह। दूसरा लेग का सवाल का ये कि अभी जो इंशाल्लाह शुरू हो रही है हमारी फरवरी में लीग, तो इसमें बबल्स के की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं पीसीबी की जानिब से, किस तरह जो है वो तरीका जो है वो किया जाएगा और किस तरह जो है प्रिकॉशंस ली जाएंगी, तो क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको उसके हिसाब से? तो पहला सवाल तो ये है कि दुबई वर्सेस पाकिस्तान, ऑब्वियसली नो ब्रेनर। पाकिस्तान इज आवर कंट्री और पाकिस्तान में लीग होना ये हम सबकी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने पूरी की। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। दुबई में भी लीग का होना, मैं आपको बताऊं, एक इतनी बुरी बात नहीं थी। अगर आप इसको रियलिस्टिकली देखें तो शुरू में दुबई का लीग में लॉन्च होना इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज एक दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू हैव इजी एक्सेस टू एवरी प्लेयर। एक अट्रैक्टिव ऑप्शंस है फॉरेन प्लेयर के लिए। वहाँ पे काफ़ी सारी आपके पास सहूलियात हैं, फिर फैसिलिटीज ऐसी हैं, फ्लाइट कनेक्शंस ऐसे हैं। तो पीएसएल को ब्रांड बनाने में दुबई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ऑब्वियसली जब वो लीग तो ब्रांड बन गई और उसके बाद जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तानियों ने फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। अगर आपको लाहौर कराची का लाहौर में मैच याद हो, अनबिलीवेबल था। यकीन माने उस दिन इतना शोर था कि मैं बाहर डगआउट में नहीं बैठ सका था, मैं उठ के अंदर चला गया तो मेरे सर में दर्द हो गई, इतना ज्यादा नॉइस था। और जिस तरह बेन डाक ने जब छिक्के मारने शुरू किए तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का, बल्कि बेन डाक ने ट्वीट भी की थी कि ही हैज नेवर सीन दैट काइंड ऑफ अ पैशन। तो हमारे पाकिस्तानी फैंस जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए, बट देयर इज ऑलवेज यू नो पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग। सो दुबई में होना भी समहाउ एक पॉजिटिव थिंग थी। और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कोविड के बारे में। कोविड देखिए ये पैंडेमिक है और अभी हमने प्लेऑफ्स भी जब खेले थे काफी चैलेंजिंग है, उसमें क्वारंटाइन रूल्स और पूरे एसओपीज हैं। बट ये है कि इट इज नोबडी कैन से विद लॉट ऑफ श्योरिटी कि कुछ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं हो, लेकिन आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह खैर करे और हम जितने भी प्लेयर्स और सारे लोग इन्वॉल्व हैं अल्लाह सबको महफूज रखे। बट ये एक आलमी वबा है जिससे सब डील करें और लाइफ मस्ट गो ऑन। क्रिकेट हो रही है विच इज आई थिंक इज अ पॉजिटिव थिंग। अच्छा, एक चीज और इसमें थी समीन भाई, जब लास्ट ईयर लाहौर फाइनली प्लेऑफ में पहुंच गई थी और एकदम से कोविड हिट किया और लग रहा था कि कोई सर्टेनिटी नजर नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा, टूर्नामेंट कैंसिल होगा, तो उस वक्त कैसे जज्बात थे, क्या टीम के अंदर बात की जा रही थी, क्या टीम्स के जो टीमें प्लेऑफ में थी उनकी आपस में कोई डिस्कशन हो रही थी, आप लोगों के क्या था कि यार मुश्किल से यहाँ पहुंचे अब ये हो गया, तो क्या उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या सिचुएशन? सच्ची बात बताऊं, जब मुल्तान के खिलाफ मैच जीते थे तो सबसे बड़ी चीज थी सेंस ऑफ रिलीफ, बिकॉज लास्ट नंबर पे आना हर साल मैं आपको बताऊं बड़ा मुश्किल काम है। अब शायद आप देख ही रहे हो कि इस दफा जो टीमें लास्ट पे आई हैं वो काफी ज्यादा आपको नजर आ रही हैं, यू नो पेन उनकी नजर आती है। हमारे साथ भी वही था, हमारा रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट है, वी कीप इट विद द स्माइल। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तो जब मुल्तान से जीते तो सबसे बड़ी तो रिलीफ थी। उसके बाद उस दिन मैच की हम तैयारी कर रहे थे तो फिर फाइनली ये न्यूज़ आई कि, और डिसअपॉइंटिंग इस लिहाज से था कि हमारा मोमेंटम था उस वक्त और हम ये समझ रहे थे कि यार इस मोमेंटम में वी कुड हैव बीट एनी टीम। अब देखें जिस तरह से लिन ने सेंचुरी मारी थी और जो पीछे से हम शिकस्तों के बाद एकदम जीतते आ रहे थे, तो एक मोमेंटम हमारी साइड पे था। लेकिन फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स इट वाज अ राइट डिसीजन एंड आई थिंक हम सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इसलिए किया क्योंकि लाइफ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। खुशी थी, रिलीफ था कि हम प्लेऑफ्स में चले गए, थैंक गॉड। अब जब एक तरह से हमें टाइम भी मिल गया, जब वापस इकट्ठे हुए तो वो एक कमाल का काम था क्योंकि आपने देखा कि वो जो मोमेंटम था वो टीम ने वहीं से पिक किया जहां से छोड़ा था। और
ये मैं विदाउट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स लाहौर, ये मेरे प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स ने भी मुझे कहा कि जो अमेजिंग चीज हमारे साथ थी, हम फ्रॉम द डे वन हम सब लोग स्विच्ड ऑन थे। और फिर वही बात मैं कहूँगा कि इसमें अ लॉट हैज टू डू विद द कंटिन्यूटी ऑफ द प्लेयर्स जो हमने रखे। डेविड था या बेन डंक था या समित था, क्योंकि देखिए फॉरेन प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो एक क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं। लोकल ने तो इकट्ठे हो ही जाना है, फॉरेन प्लेयर्स जेल इन होने में टाइम लगता है। तो हमारे जो फॉरेन प्लेयर थे, ये उनको क्रेडिट जाता है कि दे वर लाइक सो क्लियर हेडेड फ्रॉम द डे वन दैट दे नो देयर रोल। फॉर एग्जांपल बेन डंक जो था, वो जब प्रैक्टिस कर रहा था तो फिर उसे पता था कि मैंने अच्छा जाके ये करना है, उसके बाद मैंने ये बात करनी है, मेरा रोल ये है इस टीम में। कहीं डेविड वीजा कोई चीज देखता था गलत होते, तो उसको मेरे से या आकिब से या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। दे आर फुली एम्पावर्ड टू कंट्रीब्यूट। सो आई थिंक दैट प्रॉब्ली हेल्प अस। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो अदनान शाहिद, उमैर निसार, अब्बास आती और आमिर सुहेल मोहम्मद फैजान के बारे में पूछ रहे हैं कि मोहम्मद फैजान को क्यों रिटेन किया आपने, और अब्दुल्ला शफीक भी तो एक ऑप्शन हो सकते थे। हाँ, देखें, पहले तो बात है, ऑप्शंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं किसी प्लेयर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहता, सारे अच्छे प्लेयर हैं। फैजान को रखने की एक रीजन है। फैजान क्या, अगर आप तो जानते हो साकिब, पीडीपी हो, T10 हो, जो भी हो, उसने हर जगह पे मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड लिया। तो इससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि उस बच्चे में टैलेंट है और वो परफॉर्मर है। अब जब हमने उसको पिछले साल PSL में खिलाया, तो हमारी टीम के अंदर वो बैलेंस क्रिएट करता था। बैलेंस इस तरह से क्रिएट करता था कि वो बॉलिंग भी कर लेता था, बैटिंग भी कर लेता था। आइडियली वो बैटिंग करना चाहता था नंबर ओपन पे या वन डाउन। अब वहां पे हमारे पास ऑलरेडी क्रिस लिन थे, फखर जमान थे, सोहेल अख्तर थे, मोहम्मद हफीज थे, बेन डंक थे, समित थे और डेविड वीजा थे। अब इनको हम आगे पीछे करके जबरदस्ती फैजान को खिलाते तो टीम का नुकसान होता, जो कि हमने नहीं किया। बट इसका ये कतन मतलब नहीं है कि फैजान जो है वो एक प्लेयर जो है उनकी कैपेसिटी कम होगी। उन्होंने पिछला साल, उनका पहला सीजन था और एक मैच में याद है इस्लामाबाद के खिलाफ, जहां पे हमारे किसी बॉलर को इंजरी भी हो गई थी, तो फैजान वाज द वन हु बोल्ड दोस क्रूशियल ओवर्स अगेंस्ट मनरो एंड द लाइक्स ऑफ कॉलन इंग्रम एंड ऑल दैट। और उन्होंने बहुत, कंसिडरिंग द सिचुएशन, वाइड यॉर्कर्स और स्लोअर वंस बड़े अच्छे किए थे प्रेशर के अंदर। तो उनको इस पूरे सीजन और इस पूरी जर्नी में काफी ज्यादा लर्निंग भी हुई है और उनके अंदर टैलेंट तो है। अब ये जो सीजन है, ये डिफाइन करेगा मोहम्मद फैजान को, और इस दफा हमारी कोशिश है कि हम उनको राइट जगह पे अपॉर्चुनिटी दें विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द टीम। सो ही इज अ सिल्वर प्लेयर नाउ एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द fantastic player from our player development program, और it's very natural to give a player, एक बच्चे को आप प्रॉपर चांस तो दें। ये थोड़ा ना करें कि आप उसको 8वें नंबर पे यूज करके उसको डिस्कार्ड कर दें कि यार ये तो है ही नहीं अच्छा। ये ज्यादती होगी बच्चे। बिल्कुल। और आप बिल्कुल फैजान का तो मुझे वैसे पसंद है। मैंने ट्वीट की थी जब मैंने इसका, वो एमसीसी की टीम जब आई थी उस मैच में इसने जो बॉलिंग की थी उसमें इसकी लेंथ बहुत अच्छी थी, जहां पर मैंने ट्वीट की थी कि ये बिल्कुल कंसिडर, इसकी तो बॉलिंग भी कंसिडर होनी चाहिए क्योंकि लेंथ अच्छी हिट कर रहा था वो। अच्छा, और बहुत से क्वेश्चंस ने आगा का भी पूछा है। आगा, पहले तो मुबारक हो, वो टेस्ट टीम में भी चले गए आपके प्लेटफॉर्म से। और आपका मैं सुनता हूं कि आकिब भाई ने उनको कहा कि दिन के 6 घंटे बैटिंग करनी है, और उसने 6 घंटे बैटिंग की सुबह और शाम। तो उसके बारे में कितना खुश हैं आप? देखिए, यही मैं कहता हूँ ना, जब आप कमिटमेंट किसी चीज की करते हैं फिर आप एग्जीक्यूशन आपका काम है। आगा को आकिब भाई ने बुलाया था, मुझे याद है 1.5 साल पहले की बात है। आकिब भाई ने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में कितने ऐसे ऑलराउंडर हैं जो ऑफ स्पिन विद प्रॉपर एक्शन करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। मेरा ख्याल में उस वक्त 2 बंदे थे, जिनका एक मोहम्मद हफीज है और एक मोर लाइक अ बिलाल आसिफ, मोर लाइक अ बॉलर हु कैन बैट। तो आकिब भाई ने कहा कि देखो आगा, तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये पाकिस्तान में ऐसा कोई है ही नहीं है। तो प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास, स्किल तुम्हारे पास, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास, तो तुम बहुत ही बदकिस्मत हो गए कि अगर तुम इससे फेल ना कर सको। एंड देन ही मेड अ कमिटमेंट विद आकिब भाई कि आई एम अप फॉर इट एंड व्हाटएवर यू विल से आई विल डू। आकिब भाई ने कहा देखो, पुजारा जो था
उसके अगर आप देखें जो इंडियन बैट्समैन है वो भी एक इंटरव्यू में बल्कि उसने बताया था कि ही यूज्ड टू बैट एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे। तो आकिब भाई ने उनको कहा कि तुम्हें बैटिंग करनी है और एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे बैटिंग करनी है। तो और ये नहीं कि आपने बस मैंने कह दिया और आपने कहा, आपने मुझे इसकी रोज की रिपोर्ट देनी। तो आका जो है बच्चा ग्राउंड में जाता था, आकिब भाई को मैसेज करता था, आज मैं सुबह 8 बजे उठ गया हूँ और मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ, ये मैं बैटिंग शुरू करने लगा, ये मैं बैटिंग फिनिश कर दी। तो वो बेचारा 6-8 महीने वो करता रहा। और मुझे तो इतनी खुशी है कि आका को अल्लाह ने मौका दिया और इस दफा 900 प्लस रन किए उन्होंने डोमेस्टिक में। अब लोगों ने उन पे लेबल लगाना शुरू कर दिया कि वो शायद T20 के प्लेयर नहीं है। यही आगा सलमान थे जब वो ग्लोबली कनाडा में गए थे। तो आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल बैट्समैन ओवर देयर, बड़े-बड़े छक्के भी मार रहे थे। तो आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आगा जो है वो सबको सरप्राइज करेंगे इस सीजन। एक आखिरी क्वेश्चन बस, उसके बाद फिर मैं फराज और हसीब के पास जाऊंगा व्यूअर्स का, क्योंकि व्यूअर्स के अब सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ रिपीटेटिव हैं। सलमान है, ये हमारे एक रेलू कट्टे के फैन है, इसमें मिसागा में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीपी को ग्लोबल करने का प्रोग्राम है, जिस तरह जल्मी की ग्लोबल प्रोग्राम है। इधर मेरा एक दोस्त था, वैसे वो जल्मी टोरंटो से सिलेक्ट भी हो गया था, दुबई में चल के खेला भी। उसी तरह का वो सलमान पूछ रहे हैं कि कोई प्रोग्राम है पीडीपी का ग्लोबल? यार हमने तो करवाया था एक परदेसी कलंदर के नाम से, अगर आपको याद हो, हमने एक टीम एंट्रीज ऑनलाइन मंगवाई थी और वो काफी सक्सेसफुल रहा था। अराउंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 25 प्लस के करीब, नहीं बल्कि ज्यादा थे, 40 के करीब बच्चे आए थे उसमें लाहौर, और उन्होंने ट्रायल भी दिए थे। और अभी भी हमारा जो, अब देखिए हमने वो जो शहर गली गली गांव जाते थे ना, हमने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इनहेंस किया। वो इनहेंस इस तरह से किया है कि जब हम किसी गांव में जाते थे या शहर में जाते थे तो मैक्सिमम 2 दिन के लिए होते थे या 3 दिन के लिए होते थे, मैक्सिमम 4 दिन के लिए होते थे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। फिर आप कराची के जो हमारे फैंस हैं वो बड़े नाराज होते हैं कि हम वहां पे क्यों नहीं आए, हैदराबाद में क्यों नहीं गए, बलोचिस्तान में लोग कहते क्यों नहीं आए। अब वो सारी जगहों पे लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है जाना। तो उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया। अब हाई परफॉर्म उस वक्त हम ट्रायल करते थे 2 महीने, मेरा ख्याल में साल। अब आपके पास 365 डेज है। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपका लाहौर में भी है, इंशाल्लाह हमारा प्लान है आगे बाकी जगहों पे भी बनाने का। लेकिन लाहौर वाला जो है, कोई भी दुनिया में कहीं से भी बच्चा आ सकता है। और अब तो हम अपनी उनको कहते हैं अपनी वीडियोस बना के भेज। तो मेरा ख्याल में अपॉर्चुनिटीज हैं। कनाडा के अंदर फिजिकल ट्रायल अभी तो आई एम नॉट श्योर व्हेन विल हैपन, बट मे बी इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कोई टीम वगैरह हुआ सिलसिला तो जरूर करें। समीन भाई, आपकी ग्लोबलाइजेशन का एक जो लेग तो साकिब भाई ने पूरा कर दिया है। वो यहाँ पर हमारी जो लोकल हम अपनी टेप बॉल लीग खेलते हैं उसमें लाहौर कलंदर साकिब भाई कप्तान है उसके, और वो लीग जीत भी चुकी है। और वो जो है, आपको पता नहीं इस बात का पता है कि नहीं, पहले आई थिंक 5 सीजन हमारे हो गए हैं, पहले 3 सीजन वो आखिरी नंबर पर ही आई। और साकिब भाई लाहौर कलंदर असली और अपनी लाहौर कलंदर लेके जो है वो मजाक का जो है वो मौजू बने रहे, लेकिन वो डटे रहे और इस साल वो जीत गए। तो उनको ओमन यही था कि शायद वो जीत गए तो लाहौर, लेकिन आप माशाल्लाह आप लोग भी फाइनल तक पहुंचे थे। तो एनीवेज, आपकी ग्लोबलाइजेशन का एक पॉइंट तो शुरू हो चुका है। ऐड कर दूं कि जब मैं 312 ना, मैं तीन भाई मैं जब उसमें, तो मैंने आकिब भाई के ऊपर तनकीद करना बंद कर दी। मैंने कहा कि यार दुनिया मुझे कहेगी कि तुम क्या। यार देखो, जीत का मजा भी उस वक्त आता है जब आपने अर्न की। फ्लूक से जीतना कोई जीतना नहीं। बिल्कुल आपने अर्न की है विक्ट्री। अभी तक तो खैर एक स्टेप रहता है, लेकिन जितनी भी की है वो अर्न की है, और आपकी टीम ने भी आई एम श्योर अर्न की हो, क्योंकि जीतने का मजा वही जानता है जो हारा हो। बिल्कुल। अच्छा समीर भाई, एक चीज मैं जानना चाहता था कि इस पे आपने पहले थोड़ा टच किया था, जो हमारी डिफरेंट फ्रेंचाइजेस, ऑब्वियसली पीएसएल अभी एक इन्फेंसी में ही समझ लें अभी है। तो चीजें यू पीपल आर मेकिंग अप रूल्स एंड एज दे गो अलोंग, सीख रहे हैं सब, आप भी सीख रहे हैं, फ्रेंचाइजेस सभी मालकान। तो आपका और डिफरेंट, जैसे आप तो जीएम भी आप जो हैं सीओओ भी हैं, आप तो टीम में एज एन ओनर भी और डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हैं। तो बकिया टीम्स के जो ओनर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उनसे आप लोगों की किस तरह की रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन या एक दूसरे की हेल्प आउट करना किस तरह रहता है? क्या रिलेशनशिप रहता है टीम्स का आपस में? बड़ी जबरदस्त रिलेशन है हमारे सारों के आपस में। वी लाइक अ स्मॉल फैमिली। सलमान भाई हो, जावेद भाई हो, अली नकवी हो, नदीम भाई को तो मैं अपना गुरु कहता हूँ।
या आलमगीर तरीन हो, वी आर लाइक वेरी स्मॉल फैमिली, और बड़ा मजा आता है सबके साथ, अच्छी दोस्ती भी है, गपशप भी चलती है, एक दूसरे को टॉन्ट भी करते हैं, जब कोई जीत जाए तो कोई हार जाए, मजाक भी होता रहता है। तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी वेरी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग खुशकिस्मत है कि उसको इस तरह के ओनर मिले। अब दुनिया में बहुत सारी लीगें इस वजह से खराब हो गई कि उनके ओनर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग इस मामले में बहुत लकी है। हमारे जितने भी 5-6 ओनर्स हैं, ये माशाल्लाह पाकिस्तान के वो हीरे हैं, जिन्होंने बड़ा हार्ड और पैशन के साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। सो वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, और ग्राउंड में तो ऑब्वियसली पंगे होते रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बाहर जो है वो हमारी बहुत अच्छी रिलेशन है। सिमरन, एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाला सवाल मेरा ये है कि आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में शायद, कि यार वो सातवीं अगली टीम कोई आ रही है या हैदराबाद की टीम का बनाते हैं, कोई नहीं ऐसा आ सीन नहीं है? 3 साल तक कोई नहीं आएगा, डोंट वरी। देखिए, उसके लिए जरूरी है कि आप मॉडल को पहले ठीक करें, और मॉडल के अंदर अट्रैक्टिव, देखें, एक्सपेंशन तो बहुत जरूरी है, हम भी चाहते हैं कि एक्सपेंशन हो, ज्यादा मैचेस हो, ज्यादा रेवेन्यू हो, ज्यादा इनकम हो, लेकिन आपका जो मॉडल इस वक्त है उसके अंदर फंडामेंटल फ्लॉज है। अब इसी मॉडल के ऊपर एक और टीम लाना डजंट मेक सेंस। तो एहसान साहब जो है मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा कमिटेड है इस बात पे कि वो इस मॉडल को ठीक करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह जब वो ठीक होगा तो फिर जब हम 7वीं टीम लेके आएंगे तो वो टीम जो होगी वो डे 1 से बेनिफिट उठाएगी, जो सारी हार्ड वर्क हम लोगों ने की। अच्छा जी, 1.5 घंटा हो गया साकिब भाई, हम हसीब, हम आप लोगों के कोई फाइनल सवालात हैं तो आप थ्रो इट एट समीन भाई बिफोर वी या बस मैं लेट हिम समीन गो। जी, बिफोर जाने से पहले मैं समीन भाई को बताऊंगा, हैट्स ऑफ, आपने इस दफा जो रिटेंशंस की और जो स्क्वाड बनाया है उससे पहली दफा मैं इतना खुश हूं, तो थैंक यू सो मच, इस दफा मजा आया। थैंक नहीं यू। यार, मेरा भी कोई सवाल तो नहीं है, बस जस्ट लाइक टू थैंक समीन भाई। समीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का, हमारे साथ पूरी डिटेल में सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। दिल, मुझे तो लग रहा है कुछ कुछ दिल से मैं भी कलंदर होता जा रहा हूँ। हसीब हसीब की बात, अच्छा समीन भाई, ये बात बहुत ही हसीब ने सही की, क्योंकि एक जो इनर वर्किंग्स, जो मेहनत, जो खून पसीना जो पीछे बहाया जाता है, जिसकी कहानियां हम जैसे लोगों को नजर नहीं आती, ये चीजें सुन के मेरी भी पिछले 1-1.5 घंटे में आपकी बातें सुन के एक एडमिरेशन जो है ना, एक अलग ही, भले मैं कराची का फैन हूँ, लेकिन एक एडमिरेशन, एक रिस्पेक्ट जो है वो एक डिफरेंट लेवल पर चली गई है, जो कि नहीं, पहले नहीं थी डिटेल्स हमें पता। वो तो थैंक यू फॉर दैट, यू आर माशाल्लाह अ वेरी आर्टिकुलेट मैन, और मेरी पहला इत्तेफाक रहा आपसे बात करने का, और आपने जिस डिटेल से, जिस सफाई से चीज़ों को बयान किया, दैट वाज फिनोमिनल, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर उनके भी बहुत सारे जो है वो मिसकंसेप्शंस या सवालात जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सो बहुत शुक्रिया समीन भाई अपने टाइम देने का। आपकी लाहौर कलंदर को जो है, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह, इवन दो मैं कराची फैन, हम एक टाइटल ले जा चुके हैं। सो आई होप इफ एनीबडी टेक्स अ टाइटल अदर देन कराची, आई होप इट्स लाहौर, बिकॉज अगर कोई डिजर्व करता है तो वो लाहौर ही डिजर्व करता है इस बार, बिकॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स योर टीम हैज बिन थ्रू एंड नाउ वेयर यू स्टैंड। सो एक बार फिर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का समीन भाई। उम्मीद है कि एक दफा फिर आपसे जरूर बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।